किया है। या तो टैक्स की तो बात अश्विनी जी, टैक्स में तो खैर क्या बात करेंगे, टैक्स का तो कुछ बदलाव ही नहीं हुआ। नहीं, पर एक चीज हम देख रहे हैं, जो एक संकेत बार बार मिल रहा है कि सरकार का ये एफर्ट तो है कि जो लिटिगेशन है किसी तरह से, जो लोगों को परेशानियां होती हैं वो कम करें। जैसे कि एक नई अपडेटेड रिटर्न का वो प्रावधान लेकर आए हैं कि अगर मान लीजिए रिटर्न में कोई गलती हो गई हो तो 2 साल तक आप उसमें जो भी सही चीज है वो डाल सकते हैं, एडिशनल टैक्स पे करना चाहें पे कर सकते हैं, जिससे कि गलत रिटर्न गलती से कर देने की वजह से जो परेशानियां खड़ी होती हैं वो ना हो। तो एक छोटा सा बदलाव ये किया गया है। उसके अलावा जो जहां टैक्स लगाने की बात थी, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था, तो जहां टैक्स लगाने की बात थी वहां तो लगा दी है। अब क्रिप्टो करेंसी के टैक्स का कैसे होगा ये शायद जो वर्चुअल डिजिटल एसेट बोला जा रहा है, इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर जितना भी इनकम आएगी, इसको लॉन्ग कैपिटल गेन बोलेंगे, तो उसके ऊपर सीधा सीधा फ्लैट रेट 30% पे टैक्सेबल होगा। यानी हालांकि ये जो क्रिप्टो करेंसी पे 30% का मतलब ये नहीं कि जितनी क्रिप्टो करेंसी है उस पे 30%, उस अगर आप देखिए कैपिटल गेन जैसे होता है, अगर आप इक्विटी लेते हैं तो इक्विटी पे थोड़ी ना टैक्स लग जाता है। ये जो गेन होगा आपका गेन्स हो रहे हैं उसको इन्होंने एक पहले ही अपेक्षा थी शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से उसके ऊपर टैक्सेशन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर, लेकिन उन लोगों ने ऑल आउट जाके 30% का मतलब क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त में जो कमाई होगी, जो मुनाफा मैं एग्जांपल से आपको उस पे 30% टैक्स लगेगा। 1 लाख रुपए की मैंने करेंसी ली, 10 लाख रुपए की बेची, तो 9 लाख रुपए पे सीधा सीधा 30%, 3 लाख रुपए टैक्स लगेगा। इतना ज्यादा इसलिए रखा गया है, शायद डिसइंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग होने लगी थी, कि जिसको भी लग रहा था कि शायद इसमें संभावना है काफी अच्छा गेन्स की, तो वहां पर एक स्पेक्युलेशन को रोकने के लिए। और ये जो डिजिटल रुपया, हाँ यस, आपने जो ध्यान दिया हो इस बात पर, कि ये बात चल रही थी कि क्या क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज किया जाएगा, फिर अल्टरनेटिव एक ओपिनियन है कि नहीं, सरकार अपनी वर्चुअल करेंसी निकालेगी, तो उसकी कुछ फाउंडेशन वर्चुअल करेंसी पे भी 30% टैक्स। नहीं, ये आइदर और का विषय नहीं है। हाँ। डिजिटल करेंसी जो सरकार द्वारा स्टैम्प्ड करेंसी है, फिएट करेंसी है, उसका एक प्रारूप है। उसका जो पीछे का जो ढांचा होता है, जो इंजीनियरिंग होती है, उस पे इनोवेशन करने की कोशिश की गई है, इसलिए वो काफी अलग है आपके क्रिप्टो करेंसी से। क्रिप्टो करेंसीज को मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी चीज जो इस बजट से निकली कि आउटराइट बैन नहीं करेगी सरकार, उसके ऊपर अगर टैक्स का प्रपोजल लगाया है, इसका एक क्लियर टेक अवे है कि जो पहले बैन होने की आशंका थी, कई सारे निवेशक इस पे डरे हुए थे कि कहीं सरकार पूरी तरह से बैन ना कर दे, लेकिन सरकार ने आज अपनी मंशा को साफ किया है कि हम टैक्स करेंगे, हम बैन नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा टेक अवे है। डिजिटल करेंसी से जो आरबीआई का लेना देना है, जो आरबीआई जो करेंसी फिएट करेंसी को नोट छापती है, वो संस्था आगे जाके डिजिटल करेंसीज को कैसे प्रोलिफरेट करेगी उसकी बात है। इसका जो ब्लॉकचेन पे करेंसीज है, क्रिप्टो करेंसीज है, उसकी टेक्नोलॉजी का जरूर उपयोग है, लेकिन वो दोनों अलग अलग रहेंगी। वो प्राइवेट करेंसीज हैं, ये पब्लिक करेंसी है सरकार की। इसको इस तरह से समझे बात को कि 2 तरह की करेंसी हो गई। एक करेंसी विच इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, लाइक वो हो गई आपकी ऑफिशियल करेंसी, वो करेंसी सरकार इशू करने वाली है डिजिटली। एक करेंसी जो इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में अवेलेबल है, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, जो किसी ना किसी संस्था की, लोगों की अपनी बनाई हुई करेंसी है, जिसको हम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी, जिसको हम नॉर्मली कहा जाता है, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो अब उसके ऊपर टैक्स लगाने की बात हो गई है, सेकंड कैटेगरी वाली टेक्नोलॉजी की, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की करेंसी है। पर ये लीगलाइज होगा या नहीं होगा, सिर्फ अभी इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर रहे हैं कि टैक्स लगा रहे हैं, आप इलीगल इनकम में भी टैक्स लग सकता है। टैक्स तो टैक्स है, चाहे आप कुछ लीगली कर रहे हैं, लेकिन आप करेंगे, इनकम होगी तो टैक्स तो देना है। मेयरली बिकॉज समथिंग इज इलीगल एंड ऑन विच यू आर पेइंग टैक्स डज नॉट मेक इट लीगल। तो अभी ये देखने वाली बात है कि क्या होने वाला है। अभी भी सरकार ने एक मिडिल पाथ ही अडॉप्ट किया हुआ है, कोई क्लियर अभी तक इंडिकेशन नहीं है कि वो सब लीगल होगा। उसका क्या मतलब निकाला जाए? नेशनल पेंशन स्कीम में जो सरकार कंट्रीब्यूट करती थी, मतलब जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, वो उसमें पहले जो एग्जेम्पशन लिमिट थी अवेलेबल थी, वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 10% थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप टू 14% थी। तो उसको एट पार कर दिया है दोनों के लिए, रैशनलाइज कर दिया। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए उतना ही कंट्रीब्यूशन हो गया एनपीएस में राज्य सरकार का, जितना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार का था, और पूरा टैक्स डिडक्टेबल हो गया। हाँ, मतलब जो ये सिर्फ एक दोनों बराबरी पर आ गए, राज्य सरकार के कर्मचारी और केंद्र सरकार के कर्मचारी दोनों बराबरी पर आ गए। इनके आम लोग जो एनपीएस लेते हैं उससे कोई लेना देना नहीं, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, उसमें सरकार कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करेगी, उसमें आप ही को कंट्रीब्यूट करना है जी। तो अब ये बताइए कि मोटे तौर पर फिर सबसे बड़ी बात आपको क्या लग रही है अश्विनी जी इसमें?
मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि शायद कुछ ना कुछ और इस तरह के प्रोविजन लेके आए होंगे जिसमें कि लोगों की जो तकलीफें हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में, भाई स्लैब वगैरह में तो कोई बदलाव नहीं है। टैक्स रेट्स की जहां तक बात है, टैक्स के बाहर की जहां तक बात है, उसमें कोई कंसेशन नहीं है किसी भी तरह का। वो चूंकि हम पहले बात कर रहे थे कि सरकार के पास शायद अभी देने के लिए है नहीं, क्योंकि सरकार को डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करना है, उसके लिए कमिटमेंट है, पहले ही फिस्कल डेफिसिट है, तो इसलिए वो शायद इंसेंटिव ना दे। वो हमारी भी अटकलें यही लग रही थी, लेकिन एडिशनल टैक्स भी नहीं लगाया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो लोगों को परेशानियां आ रही हैं उसको दूर करने के लिए शायद कुछ ना कुछ, जब हम फाइनेंस बिल पढ़ेंगे कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। जैसे एक स्टेप उन्होंने ये लिया है कि अपडेटेड टैक्स रिटर्न भरें आप। दूसरा, जो अगर किसी को रिलीफ मिलता है और उसमें डिपार्टमेंट अपील फाइल करता था, तो उसके लिए कहा गया है कि जब तक वो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो हाई कोर्ट से डिसाइड नहीं होगा तब तक अपील नहीं फाइल करेगा डिपार्टमेंट। तो लिटिगेशन को कम करने का एक छोटा सा एफर्ट है ये। कोई बहुत लोगों को इससे राहत नहीं मिलने वाली, पर इट शोज़, इससे लगता है कि सरकार का मन है कि इस तरह से जो लोगों की परेशानियां हैं उसको थोड़ा सा कम किया जाए। हालांकि बहुत सारे बदलाव की मैं उम्मीद कर रहा था, स्पीच में नहीं आए, लेकिन अब फाइनेंस बिल पढ़ते हैं, शायद उसको पढ़ के कुछ नई बातें सामने आए। खैर फाइनेंस बिल अगर कुछ अच्छा होता तो स्पीच में आ गया होता। नहीं अच्छा है, देखिए मैं ये बात अच्छे आपकी की जो ठीक है। परिभाषा है मैं उसके ऊपर प्रश्न अच्छा मतलब नहीं, अच्छा मतलब concessional, मेरा मतलब concessional से बजट से नहीं, मतलब मेरा बजट था कि राहत जो टैक्स की राहत है concessional कुछ अगर होता। वो होती तो स्पीच में पता चल गई होती। हाँ, तो अब फाइन लाइन जब हम पढ़ेंगे, फाइन प्रिंट पढ़ेंगे, तो उसमें शायद और जो नए नए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं इसको टाइट करने का, दुरुस्त करने का एडमिनिस्ट्रेशन को, वो चीजें जरूर सामने आएंगी जब हम फाइन प्रिंट पढ़ेंगे। कृष्णवीर चौधरी जी साहब हमारे साथ हैं, भारतीय कृषक समाज के, और हम किसानों की सुबह से बात कर रहे थे। तो किसानों के लिए आप क्या देख रहे हैं इस बजट में? किशोर जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को बढ़ाया है, हाँ, सबसे बड़ी मांग देश के किसानों की यही थी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उसमें सुधार ज्यादा से ज्यादा करें। मतलब एमएसपी घोषणा हो जाती है, उस पर खरीद असल में हो, खरीद असल में हो, और उसके लिए जो बजट में प्रावधान किया है वो अच्छा 2,37,000 का प्रावधान किया है। तो सबसे बड़ी मांग तो यही थी। और दूसरा, इसमें जो प्रावधान किया है, जो सिंचाई के संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया है, 9,08,000 हेक्टेयर जो सिंचाई का एरिया बढ़ाने का प्रावधान किया है, ये एक से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सिंचाई से। और तीसरा पॉइंट, जो केन बेतवा लिंक के लिए 44,605 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, इसका सीधे सीधे कृषि को फायदा मिलता है। इसके बाद नंबर 4 पे आता है जो कृषि उपकरणों पर जो है राहत दी है, और जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ड्रोन के प्रयोग की शुरुआत कराई है। ये एक बड़ी शुरुआत है और इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी तक ड्रोन जो है सिर्फ बीमा कंपनियां अपने सर्वे में प्रयोग कर रही थी, अब इससे पेस्टिसाइड का यूज करना है, फर्टिलाइजर का स्प्रे करना है। ये सब टेक्नोलॉजी से ये होगा कि एक तो फसल में पूरा क्वालिटी में सुधार करना है, क्योंकि सरकार चाहती है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को बढ़ावा देना। जीरो बजट का मतलब क्या है? वो ऑर्गेनिक को बढ़ावा देने का जो प्रावधान किया है, वो सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की जो योजना है उससे सीधे सीधे टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और टेक्नोलॉजी को इसमें प्रावधान किया गया है। तो मोटे तौर पर वही हम बात जो कर रहे थे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को जोड़ा जाए, तो जुड़ाव का ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन बड़ी बात यह कि एमएसपी पे खरीद के लिए पैसे का आवंटन ज्यादा किया गया, बढ़ाया गया 2,37,000 करोड़ रुपए, जिससे जो एमएसपी की घोषणा के साथ साथ एमएसपी की खरीद, एमएसपी पर खरीद हो, इसको देखा जाएगा। हमारे साथी जुड़ रहे हैं, फिर चलते हैं खासकर उन चुनावी राज्यों में जहां इस बजट को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। तो पहले चलते हैं सबीना के पास, उत्तर प्रदेश किसानों के बीच। सबीना, एमएसपी पर खरीद ज्यादा मात्रा में होगी, ये एक बड़ी बात निकल के आ रही है एक तो बजट से। बिल्कुल 2,37,000 करोड़ सीधे जब ट्रांसफर होंगे और इसके तहत बड़ा फायदा जो कि बजट से निकला है, क्या वाकई किसानों को जो उम्मीद यहां पर जगी है इसे लेकर वो खुद क्या सोचते हैं? और ड्रोन से जो नजर रखने की बात भी यहां पर किशोर कही गई है, यानी कि कृषि पर भी अब ड्रोन का पूरा फायदा नजर आएगा। कृषि उपकरणों को लेकर राहत की जो तस्वीर यहां पर सामने आई है, केमिकल फार्मिंग को लेकर जो कहा गया है इसे फ्री यहां पर करने की कोशिश की जाएगी। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने को लेकर भी बड़ा प्रावधान यहां पर किया गया है। हमारे साथ काफी सारे इस वक्त किसान
भाई अन्नदाता मौजूद है, युवा वर्ग से भी कुछ जुड़े हुए हैं, क्या वो सोचते हैं? सर, बड़ी राहत यहाँ पर एमएसपी को लेकर दी गई है, 2,37,000 करोड़ का बड़ा प्रावधान दिया है। मैम, हम 2,37,000 करोड़ से बेनिफिट नहीं मानते। हम चाहते हैं कि एमएसपी कानून बना के और किसानों को उसमें छूट दिया जाए। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? आपको लगता है बाबा? बोलते घोषणा बहुत होती है लेकिन धरातल पे दिखाई नहीं। ठीक है, हमारे साथ कुछ युवा भी है यहाँ पर, आपसे बात कर लेते हैं। आपने भी पूरा जो बजट भाषण है इन्होंने हमारे साथ, सबने हमारे साथ यहाँ पर सुना, कुछ पॉइंट भी आप यहाँ पर कर रहे थे। आपने कहा कि कृषि स्टार्टअप को लेकर जो नाबार्ड की तरफ से फंडिंग की बात कही जा रही है, उससे आप खुश नजर आए थे? उससे बजट आते हैं, बजट पिछली बार भी जो आया था, पिछली बार भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन पिछली बार के मुकाबले जो कमी रही थी कि जितने भी बजट में योजनाएं आई थी जमीनी स्तर पर बहुत कम लागू हुई थी। इस बार जो बजट आया है उस बजट का मेन मानना ये है कि जमीन पे भी सारी योजनाएं लागू होनी चाहिए, केवल कागजों में और हवा में नहीं रहनी चाहिए। चलिए, केवल कागजों और हवा में नहीं रहनी चाहिए। इस बार काफी उत्तराखंड कुछ यहाँ चलते पर हैं जी, सामने आ सभी रहा है। लौटेंगे आपके पास। किसानों का ये कहना है कि एमएसपी के लिए आवंटन तो कर दिया, लेकिन एमएसपी को कानून बनाया जाए, जो मांग लगातार बन रही है। वो खैर बजट में तो नहीं होना था, लेकिन बजट में आवंटन जो एमएसपी के लिए किया है वो जरूर बढ़ा है, 2,37,000 करोड़ रुपए हो गया है। रवि के पास चलते हैं, उत्तराखंड देहरादून। रवि, लोग क्या कह रहे हैं वहां पर? रवि तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अमित के पास चलते हैं, लखनऊ। अमित जी, मेरे साथ यहाँ पर लखनऊ में कुछ लोग हैं, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। जरा आप इधर आइए। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ पेशे से। तो खुश हैं इस बजट को देखने के नहीं, बाद? बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी। मतलब ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है जिस तरीके से गवर्नमेंट के फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से एक प्री रिक्वायर्ड बेनिफिट जो एक मिडिल क्लास फैमिली को मिलना चाहिए, वो बिल्कुल भी कोई भी उसमें कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। इस बात का बहुत दुख है मुझे। आप किस तरीके से देखते हैं इस बजट को, और खासतौर से जो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया? हमने सोचा था कि सरकार को राहत देगी, लेकिन उन्होंने कोई राहत नहीं दी। नौकरी पेशा वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। बस यही कहना है। बस यही कहना है। तो किशोर, आप सुन सकते हैं कि लोग जो हैं टैक्स स्लैब में बदलाव के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जैसा टैक्स स्लैब में बदलाव ना होना थोड़ी निराशा जरूर लाया है मध्य वर्ग पर, खासतौर पे जो बजट से ये उम्मीद करता है कि टैक्स स्लैब में कुछ ऐसा बदलाव होगा जिससे थोड़ी राहत बढ़ेगी, जिससे थोड़ा कंजम्पशन के लिए पैसा जेब में आएगा। उस दिशा में इसमें नहीं था। मुंबई चलते हैं दिवाकर के पास। दिवाकर, मुंबई में क्या कह रहे हैं व्यापारी? देखिए किशोर, खास तौर पर मायूसी हाथ लगी है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। व्यापारियों को थोड़ी राहत की उम्मीद जरूर थी, लेकिन वो भी नहीं मिली है। मेरे साथ कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनसे मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ। ये एक बात बताइए, क्या उम्मीद कर रहे थे, क्या उम्मीद पूरी हुई? वो उम्मीदें काफ़ी थी। गोल्ड में थोड़ा ड्यूटी में ड्रॉबैक देवे या कुछ भी किधर भी चेंजेस करे, इंपोर्ट ज्वेलरी पे इंपोर्ट का ड्यूटी कम करे, पर इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और एक अपने गोल्ड बैंक की भी डिमांड की थी, तो ये सब एक पाइपलाइन में रखा है इन्होंने कुछ भी इस पर अपडेट नहीं दिया है। तो सीधा जो जी दिवाकर, जो हम बार देख रहे हैं, जो सीधा जो राहत की उम्मीदें, जो डायरेक्ट राहत की उम्मीद जो बजट से की जाती है, वो उस तरीके से लोगों की पूरी नहीं हुई। इसलिए लोगों को लग रहा है कि शायद हमें नहीं मिला। लेकिन अगर आप ओवरऑल मैक्रो स्तर पर देखें रजत इसको, तो ये लोगों को कैसे फायदा पहुंचाएगा बजट? देखिए, मैंने सुबह भी ये चीज बोली थी कि देखिए, अभी बड़ी मुश्किल से देश की अर्थव्यवस्था का जो कोहरा था कोविड का, उससे बाहर निकली है। अभी शिप को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। फिर से बांटने की कोशिश करेगी सरकार, तो हमारी इकोनॉमी पे ही उसका, देखिए ये देश की कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने बढ़ाया। मैं बता रहा, सबसे बड़ा बजूका मोमेंट अगर जो ढूंढते हैं जितने भी एनालिस्ट होते हैं, वो मुझे लगता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अभूतपूर्व स्तर पे। मुझे लगता है जीडीपी का अच्छा खासा 7.5 लाख केपेक्स जो जी उसी फिगर के आसपास है। एक अभूतपूर्व स्तर का भारत सरकार ने घोषणा की है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इससे क्राउड आउट नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर, बल्कि क्राउड इन होगा। मैं अभी कमेंट्स देख रहा था कई सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी और निवेशकों का भी, कि अगर भारत के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर इस स्तर का होता है जिसमें सरकार प्राथमिकता लेती है, वो इनिशिएटिव लेके कैपिटल एक्सपेंडिचर को ड्राइव करती है, तो धीरे धीरे साथ में जो प्राइवेट सेक्टर पीछे छोड़ रहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में, वो भी साथ साथ जुड़ेगा। तो ये दर्शकों को समझा देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक बड़ी घोषणा इस बजट में ये की गई कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें 35% की बढ़ोतरी की जाएगी। 35% बढ़ा के
7.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है रजत? मैं अगर कोशिश करूं ये समझाने की कि कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं जो ऐसा खर्चा, जो ऐसा निवेश जिसमें ऐसी चीजें बनाई जाएं जिससे आगे चलकर लोगों की आय बढ़े, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जी, रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट क्रिएट हो जिससे, यानी वही एसेट्स। हाँ, बिल्कुल सही बात बोली कि एसेट्स बनाने की बात हो, जिसमें कि कई सारे इन्वेस्टमेंट एसेट्स भी होंगे, जैसे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब से संबंधित भी होंगे। कई सारे पीएसयूज के माध्यम से भी हो सकता है कि कैपिटल एसेट्स क्रिएट मतलब मैन्युफैक्चरिंग में हो, कारखाने हो, ये संचार के साधन हो, इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट जो सरकार अगर बढ़ाएगी तो उससे अर्थव्यवस्था को सब तरफ से फायदा होगा। बिल्कुल होगा। और सबसे बड़ा फायदा होता है सिग्नलिंग इफेक्ट का। जब भारत सरकार ये कदम उठाती है कि हम इतनी बड़ी मात्रा में जाके देश के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे सिग्नलिंग आपके सारे प्राइवेट सेक्टर को, सिर्फ देश के नहीं विदेश के भी को भी एक इंडिकेशन मिलता है कि सरकार के साथ चलना चाहिए और सब लोग मिलकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो एसेट्स तैयार होंगे उससे एक्सपेक्टेशन ये है कि जबरदस्त जॉब क्रिएशन होगा। होराइजन चाहिए होता है, इसमें तुरंत हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन 2-3 साल की जो फाउंडेशन डाली गई है इस बजट में, उसका रिजल्ट्स आपको 22, 23, 24 तक में आपको देखने को मिलेगा। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और बहुत ज़रूरी चीज़ बोली। उन्होंने ये बोला कि जितनी भी हमारी पीएलआई स्ट्रक्चर्ड स्कीम्स हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स की या इंफ्रास्ट्रक्चर की या इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सरकार ने ईयर मार्क किए हैं, इन सब से कुल मिला के 60 लाख नौकरियां इस वित्तीय वर्ष में क्रिएट होंगी। तो ये युवाओं के लिए भी एक अच्छा मौका है ये समझना कि किस किस सेक्टर में जाके जॉब्स क्रिएट होंगे, वो भी समझें, वो भी बजट को पढ़ें और वहाँ पर उससे संबंधित अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, ताकि वहाँ पर नौकरियों के लिए वो अपने आप को इक्विप कर सकें और नौकरियाँ उनको मिल सकें। तो जी, ये बड़ी बड़ी बात आप समझिए। जो भाषण में हम अपनी पोटली में अपना सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन ये देखिए सरकार ने ये घोषणा की है कि 7.5 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, यानी 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी सरकार इस साल। ये योजना है इस बजट में, जो कि पिछले साल से 35% से भी ज्यादा है। अब उस निवेश से क्या होगा कि निवेश से ऐसी ऐसी चीजें बनेंगी जिसमें रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, ये कोशिश है, उससे अर्थव्यवस्था चलेगी। हाँ, सीधा टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं है, सीधा टैक्स में राहत नहीं है, लेकिन ये निवेश अपने आप में बड़ा कदम। अब देखिए, पिछले हम सुबह बात कर रहे थे कि 2021 का बजट लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के खर्च का बजट था। ये लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के बजट है। 39.5 लाख करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया। अब 39.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और जो टैक्स वगैरह से जो आय है वो लगभग 23 लाख करोड़ रुपए। तो ये 16.5 लाख करोड़ रुपए का अभी भी कर्जा लेना पड़ेगा सरकार को इस 39.5 लाख करोड़ रुपए को खर्च करने के लिए। इसलिए बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं थी सबको सब कुछ बांटने की, जैसा रजत ने कहा। फिर चलते हैं रवि के पास, देहरादून। रवि, आवाज मिल रही है अब? बिल्कुल बिल्कुल किशोर, बिल्कुल आवाज मिल रही है। और इसमें देहरादून की पलटन मार्केट में है, आम लोग हैं, कुछ अब जो चलते फिरते लोग हैं, आवाजाही हो रही है, काम चल रहा है, व्यापार चल रहा है। कुछ लोगों से बात करती है। बताइए कि बजट शायद आपने सुना होगा। मैंने नहीं सुना अभी। अच्छा, टैक्स में राहत नहीं गई है, हालांकि ये कहा गया है कि निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, इससे रोजगार हो गए, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। क्या कहना चाहेंगे? कहीं क्या, जब हमारी बोनी नहीं हो रही तो हम नौकरी कहाँ से ले लेंगे? बोनी मतलब क्या हुआ? बोनी का मतलब जो शुरू में शटर ऊपर करते हैं तो कोई ना कोई सेल करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी बोनी हो जाए। बोनी का मतलब ये दुकानदार देखो क्या बुरा हाल है, हालत खराब हो रखी है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रवि जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मैं रजत के पास जाना चाहूंगा। कंजम्पशन को लेकर बात हो रही थी। अब दुकानदार कह रहे हैं कि भाई लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो कंजम्पशन बढ़ेगा। निवेश एक जरिया है जिससे अर्थव्यवस्था चलाई जाती है, और दूसरा है कि भाई आप लोगों के हाथ में पैसा दें जिससे कंजम्पशन हो। वो उम्मीद लोगों की वो पूरी नहीं हुई है इस बजट से। देखिए, बात सही है, कंजम्पशन में उसके माध्यम यही हो सकते थे कि अगर शायद मनरेगा का लोकेशन बढ़ा दिया जाता या आपके किसान सम्मान निधि की धनराशि को बढ़ा दिया जाता, ये सब माध्यम हो सकते थे। लेकिन सरकार ने ये सोचा कि इस तरह से इकोनॉमी को बढ़ाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स ठीक किए जाए, जो फाउंडेशन डालनी है उसके ऊपर काम किया जाए और एक पॉपुलिस्ट बजट बनाने से बचा जाए। इलेक्शन का देखिए कितनी मुश्किल प्रक्रिया होती है, जब आपको मालूम है कि 5 बड़े प्रदेश चुनाव में जा रहे हैं, आप बहुत आसानी से लोक लुभावन टाइप की स्कीमें ला सकते हैं,
लेकिन अगर देश को सर्वोपरि रखना है तो आपको ये सब इंस्टिंक्टिव रिएक्शन से बचना होगा कि फटाफट आके आपने तो उस लिहाज से आप इसे एक साहसी बजट कहेंगे? बिल्कुल साहसी बजट, जो कि एक आम जनमानस के इमीडिएट असेसमेंट में शायद नेगेटिव हो, लेकिन जब वो समझेंगे कि वो बजट में मूल थीम क्या है, आखिर किया गया है। मूल थीम यह है कि निवेश बढ़े, मूल थीम यह है निवेश बढ़ेगा तो उससे रोजगार भी बढ़ेगा, मूल थीम यह है कि उससे लोगों की आय भी बढ़ेगी आगे चलकर। बिल्कुल निश्चित रूप से वही होगा। एक प्रयास किया गया था इसके पिछले सालों में जिसमें कि कंजम्पशन के ऊपर फोकस करके वहां से इंजन को शुरू किया जाए, और शुरू हुआ भी। लेकिन मैंने जैसा सुबह भी बोला था आपसे, बहुत ज्यादा कंजम्पशन लेड ग्रोथ को फोकस करेंगे तो इन्फ्लेशन का डर रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन एंड रोबस्ट टैक्स बेस. So I compliment the Prime Minister and the Finance Minister. Sir, also people wanted to know what the government was going to do about, say, digital economy like or digital assets like crypto. That has also been. That is there. Plus, the most important, digital currency has been permitted. You know it very well. Therefore, we are very happy about it. Thank you. डिजिटल करेंसी, ये शिवेन भी हमारे साथ हैं। ये क्रिप्टो करेंसी के टैक्स का ये इसको समझें कैसे? सर, जैसे आपकी इनकम है, आपने परचेज किया 1 लाख रुपीस का, जैसे सर ने एग्जांपल दिया था, आपने क्रिप्टो करेंसी परचेज की 1 लाख रुपीस की, बट एट द टाइम ऑफ सेल आपने वो सेल करी 10 लाख की वैल्यू पे। मतलब खरीदी 1 लाख की, बेची 10 लाख की, 9 लाख रुपए प्रॉफिट, 9 लाख रुपए आपने प्रॉफिट कमाया। अब इस 9 लाख पे सीधा सीधा टैक्स आ जाएगा 30% का आपकी इनकम पे। 3 लाख रुपीस सीधा सीधा टैक्सेबल इनकम है आपकी। एक बात और ऐड करने की है, अगर मैं गिफ्ट करूंगा तो रिसिपिएंट को टैक्स देना होगा उसके ऊपर। मतलब अब आपने क्रिप्टो करेंसी आपके पास आई, आपने क्रिप्टो करेंसी मुझे गिफ्ट दे दी, अब मुझे देंगे नहीं देंगे मुझे मालूम नहीं, पर अगर आप देते हैं तो टैक्स मुझे देना होगा उसके ऊपर। अच्छा, तो रिसिपिएंट यानी कि जो गिफ्ट, वैसे भी मैं कुछ गिफ्ट करता हूं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सेक्शन 56 में जो कि रिसिपिएंट को टैक्स देना होता है। जो गिफ्ट भी अगर क्रिप्टो करेंसी की जाएगी तो वो गिफ्ट भी एक इनकम मान ली गई ना, रिसिपिएंट की इनकम मान ली गई, डोनी की, जिसको आप गिफ्ट देंगे उसको उसके ऊपर टैक्स देना होगा। मतलब अगर सिर्फ क्रिप्टो करेंसी या उसकी जो कमाई? नहीं, पूरी की पूरी क्रिप्टो करेंसी। अब आपने मुझे गिफ्ट दिया तो 10 लाख रुपए का गिफ्ट दिया ना, मान लीजिए, या जितने का भी दिया, जो भी उसकी वैल्यू, मतलब 9 लाख रुपए का आपको दिया तो 3 लाख रुपए आपको मिलेगा 6 का। मतलब मुझे तो पूरी की पूरी आपने क्रिप्टो करेंसी मेरे नाम कर दी। अब आपके पास क्रिप्टो करेंसी आपने मुझे दे दी, अब तो मैं हो गया ना उसका ओनर, तो मुझे उस पर टैक्स देना है। अब वो किस रेट से देना है, उस पर भी 30% फ्लैट देना है, या उसके लिए क्या रूल लाएंगे, या उसको इनकम में जोड़ा जाएगा तो इनकम पे जो स्लैब बनेगी उस पर देना है, वो अब जब सेक्शन आएगी, जब हम फाइन प्रिंट पढ़ेंगे तो उससे पता लगेगा। लेकिन ये क्लियर है कि गिफ्ट देके भी बच नहीं सकते आप, क्योंकि गिफ्ट भी देंगे तो डोनी को भी पे करना पड़ेगा। मतलब ये जो एक रास्ता होता था, देखिए हुआ क्या था क्रिप्टो में, क्रिप्टो के ऊपर कोई टैक्सेशन ही नहीं था। आप किसी को भी, अगर मैं जहां तक मुझे लगता है सरकार भी इसको कॉग्निजेंट थी कि कई सारा करप्शन भी होने लगा था इसमें, कि करप्शन करेंसीज में रुपीस में देने की बजाय लोग क्रिप्टो दे रहे थे एक दूसरे को, और उसकी वजह से ये बहुत बड़ा विषय था। और सरकार इसीलिए डरी हुई थी कि क्रिप्टो को पूरी तरह से लीगलाइज कर देंगे तो ये जो ब्लैक मार्केट है या ब्लैक इकोनॉमी है, इसको जरूर एक प्रोत्साहन मिलेगा। तो उसको रोकने के लिए ये बोला गया कि आप ऐसे ही किसी को क्रिप्टो नहीं दे सकते गिफ्टिंग में, उसमें टैक्सेशन होगा। और ऑफ कोर्स वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो जैसा आपने अभी बताया कि 30% तो फ्लैट उसके ऊपर भी है। एक स्पेकुलेशन की इंडस्ट्री जो खुल गई थी इसके अराउंड, उसको रोकने के लिए, नहीं, उसको एटलीस्ट गिफ्ट वाली बात है। ये ऐसा नहीं है सिर्फ क्रिप्टो के लिए स्पेसिफिक है ये गिफ्ट, तो आज किसी भी चीज का अगर नॉन रिलेटेड पर्सन को दिया जाता है तो उस पर भी टैक्स है। नहीं, उस पर था, लेकिन क्रिप्टो पे कोई भी टैक्स नहीं था। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को अगर देता है तो ये नॉर्मल गिफ्ट एक्सचेंज हो रही थी, इसके ऊपर टैक्सेशन नहीं, वो तो के बारे में बात नहीं थी। हाँ, लेकिन आपकी बात सही है, लेकिन कायदे से वो तो हाई टैक्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब बात देखने वाली ये है कि इसको फॉर्मली लीगलाइज किया जाएगा या किस दायरे में रख के इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अब वो जब हम फाइन प्रिंट पढ़ेंगे या क्या रेगुलेशंस आते हैं वो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक देयर इज नो पॉलिसी, डिक्लेयर्ड पॉलिसी एट ऑल। सो अभी तक मिडिल पाथ अडॉप्ट कर रही है सरकार। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर नहीं किया है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई पाबंदी है या नहीं है, लीगल है, इलीगल है, क्लैरिटी नहीं है। अभी हम इंप्लीकेशंस, अभी हम इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा, टैक्स पे ये हैं तो अब मैं शिवेन से एक चीज और पूछना चाहूंगा। ये जो ये सुना हमने भाषण में कि 2 साल तक आप इनकम टैक्स रिटर्न को बदल सकते हैं, मतलब क्या हुआ? आप जो पहले जो रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन था वो असेसमेंट 1 ईयर का ऑप्शन था, अब आप उसको अंडर 2 इयर्स के अंदर कर सकते हैं। एक इनकम टैक्स रिटर्न भरी कि हमारी इनकी इतनी इनकम थी, हमारा इतना टैक्स बनता है, कुछ ओमिट हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई हमारे पास रिटर्न फाइल करते समय। अब जो टाइम पीरियड आपके पास 2 साल है, उसके 2 साल में उसको बदल भी सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं आप उसको फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो गलती करने से नुकसान होता था, मान लीजिए अब मैंने कुछ रिटर्न में गलती कर दी,
अब मुझे बाद में समझ में आया 1 साल बाद कि अरे ये तो गलत हो गया, तो उसके ऊपर फिर जब उसके ऊपर टैक्स डिपार्टमेंट लगाएगी, मिसयूज होता था क्या? नहीं, सरकार अगर उसके ऊपर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स लगाएगा तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा और फिर वो लिटिगेशन होगा। तो उसको लिटिगेशन को कम करने के लिए उन्होंने एक और मौका दे दिया कि आप खुद चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हो गई तो हम आपको एक और विंडो दे रहे हैं कि आप 2 साल तक उसको चेंज कर सकते हैं। शिवन ने जैसा कहा कि रिवाइज रिटर्न पहले थी, लेकिन रिवाइज रिटर्न और इसके स्कोप में हो सकता है कुछ फर्क लाए हूं। रिवाइज रिटर्न में लिमिटेड स्कोप था कि आप इस तरह की गलतियां कर सकते हैं, एरर्स ऑफ ओमिशन कर सकते हैं, एडिशनल टैक्स वो अब देखना पड़ेगा। अब वो देखना पड़ेगा कि अपडेटेड रिटर्न में और क्या उसके स्कोप को बढ़ाया गया है। चलिए लुधियाना चलते हैं, रवि ठाकुर वहां मौजूद हैं। रवि, क्या कह रहे हैं लुधियाना के कारोबारी ये बजट सुनने के बाद? देखिए किशोर, क्योंकि हम सुबह ही कह रहे थे कि चुनावी मौसम है पंजाब में, तो चुनावी बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी। बहुत सारे यहाँ पर व्यापारी कारोबारी इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने पूरे बजट को ध्यान से सुना है। उसके बाद सभी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो मैं पंजाब के व्यापारी कारोबारी इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? मैं जसपाल सिंह शाहपुरी चैम्बर का यहाँ CISU का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और समाज के लिए एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चर हूँ। जो मैंने बजट ध्यान से सुना है, इसके अंदर देखो जो समाज के लिए MSME उनको तो कुछ भी नहीं दिया, ना किसी छोटे इंडस्ट्री के लिए कोई अपग्रेडेशन के लिए कोई फंड रखा, ना समाज के सेक्टर के लिए कोई फंड रखा, और ना ही इन्होंने पर्सनल टैक्स में जो गरीब तबका है, जो आम जनता है, उसको कोई टैक्स रिबेट दी। आज 2.5 या 3 लाख की रिबेट क्या है, कम से कम 5 लाख तक रिबेट मिलनी चाहिए थी गरीब आदमी जो सैलरीड स्पेशली सैलरीड पर्सन है। जहाँ तक इंडस्ट्री का सवाल है, कोई भी जैसे समाज के एक्सपोर्टर्स हैं, चाइना से हमारा मुकाबला है, क्या कुछ भी तो उन्होंने समाज के को अपग्रेडेशन के लिए कोई मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस हो गई? आप किस तरह से देखते हैं? जी मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ। जो कॉमन मैन है उसको 2.5 लाख की जो उसकी इनकम पे उसके बाद इन्होंने कोई इसमें टैक्स की रिलीफ नहीं दिया है जी। जो इनको चाहिए था कि 5 लाख की इनकम तक अपना जो टैक्स है वहाँ तक छूट रहनी चाहिए थी, बट वही पिछले साल की स्लैब्स के अकॉर्डिंग ही ये सारा बजट रहा है। और इंडिविजुअल जो पर्सन है वो आज भी वहीं पे खड़ा है, और जो उसकी कॉर्पोरेट टैक्स दरों में थोड़ी सी इन्होंने गिरावट की। वो कॉर्पोरेट में नहीं की है इन्होंने, कोऑपरेटिव वालों को 18.5 से 15% किया है और सरचार्ज भी थोड़ा कम किया है। वो एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा स्टेप हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी पे जो उन्होंने 30% जो है टैक्स लगाया है, उससे जो है कुछ ब्लैक मनी कर्व होगी और वो जो गवर्नमेंट को उसमें कुछ टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। आप बताइए, क्योंकि आप लोग हम सुन मैं रोक रहा हूँ रवि आपको रोक रहा हूँ यहाँ। संसद से जो सांसद निकल रहे हैं बजट भाषण सुनकर, और उनकी की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रविशंकर प्रसाद, शशि थरूर, उन लोगों का क्या कहना है, सुनते हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। तो बजट में अपोजिशन करा निराशाजनक बजट है। देखिए अपोजिशन क्या कहता है ये उनका विषय है, हम तो इस पर बहुत ही सार्थक उत्साहवर्धक चीजें देखते हैं। 4-5 बिंदुओं पर भविष्य की रूपरेखा स्पष्ट है। इतना बड़ा पूंजी निवेश का प्रावधान है और GST कलेक्शन जनवरी में 1,40,000 करोड़ हो गया, ये आपने देख लिया। तो ये 9% ग्रोथ रेट हम निश्चित जाएंगे। डिजिटल करेंसी को RBI के द्वारा अलाउ कर दिया गया है, लेकिन कृषि का भी प्रावधान रखा गया है, शिक्षा का प्रावधान रखा गया है, टेलीकम्युनिकेशन का प्रावधान रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का प्रावधान रखा गया है। एक प्रकार से देश की बहुत तेज गति से दुनिया की बढ़ने वाली इकोनॉमी में 9% ग्रोथ रेट अवश्य मिलेगी। थरूर जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। बजट को किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत डिसअपॉइंटिंग बजट है, उसमें कुछ नहीं है इस बजट में। 1.5 घंटे के भाषण में हमने ना मनरेगा का नाम सुना, ना देश की सुरक्षा के बारे में कुछ सुना, न हमारे बच्चों की पढ़ाई के बारे में कुछ सुना, और आम आदमी के लिए कोई टैक्स रिलीफ नहीं है, कुछ नहीं था इस बजट में। ये तो बिल्कुल गीला पटाखा बता। 10 में से कितना नंबर देते हैं आप? सर 10 में से कितना नंबर देते हैं? 2। निर्मला सीतारमण निकलती हुई संसद भवन से, तो मोटे तौर पर एक तो जहां हम जा रहे हैं, लोगों को जो सीधा फायदा होने की उम्मीद थी वो सीधा ये आइए प्रहलाद पटेल जी को सुन लेते हैं पहले। कल ही आर्थिक सर्वेक्षण में एक सीधा संदेश मिल गया था, और मैं मानता हूं कि जो हमारी प्राचीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, सेवा, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारा योगदान रहा है,
उसको नए सिरे से इस बजट में परिभाषित किया गया है। और मैं मानता हूँ कि जो सप्लाई चेन है उसके लिए जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है और आने वाले समय में आने वाली नए सिरे की जो चुनौतियाँ हैं उनको पहले से ही इसमें समाधान दिया है। और इसलिए 2021-22 और 22-23 दोनों बजट की जो निरंतरता है ये अभिनंदनीय है। सर, एमएसपी को लेकर के जो अनाउंसमेंट की गई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि हम किसी समस्या को टुकड़ों में नहीं देखते हैं, लगातार है। और इसलिए मैंने कहा कि कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं है जिन क्षेत्रों में हमने आगे तक दूरगामी विचार नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि जब क्रमवार जो एक वित्तीय प्रबंधन होता है उस बात के लिए वित्त मंत्री का अभिनंदन। सर, विपक्ष का लेकिन ये कहना है कि डिफेंस की बात उसमें नहीं थी, क्रिप्टो करेंसी की जो बात हुई उसको कहा गया कि ये सब तमाम लॉलीपॉप जैसी चीजें। मुझे लगता है कि कहने के लिए अब कुछ है नहीं विपक्ष के पास। खेल, what's your comment in context of Northeast? Yeah, this is a good budget and giving a special attention to Northeast. So I am very much thankful to the Finance Minister and Prime Minister for special attention to Northeast. And sir, what's your comment on crypto tax, defense expenditure, personal income tax, MSP? What's your comment? After discussion, I will tell you. Okay, thank you, sir. Thank you so much. कहना है आपका बजट को लेकर के, खासतौर से एमएसपी की बात करें तो एमएसपी को लेकर के जो अनाउंसमेंट्स वगैरह की गई हैं, क्या कहना है? देखिए, ये बजट पूरी तरह से विकासोन्मुख है और आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना थी उसको मजबूत करने वाला बजट है। सभी सेक्टरों को इसमें समावेश किया गया है, एमएसपी को भी दिया गया है। जितनी भी पैदावार होने की गुंजाइश है उसको पूरी तरह से खरीदी का आज बजट में प्रावधान कर दिया गया है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर बजट और कोई हो नहीं सकता। ये प्रतिक्रियाएं संसद भवन से आती हुई लगातार। कृष्णवीर चौधरी जी हमारे साथ भारत कृषक समाज के यहाँ बने हुए हैं। कृष्णवीर जी, एक चीज और सुनिए। उन्होंने तिलहन को लेकर जो बात की गई, वो तिलहन को लेकर सीधा सीधा ग्राउंड पे कैसे आएगी बात? ये हम जो शुरू में बात कर रहे थे कि एमएसपी के फेर में गेहूं और धान में भी एक चक्र है जिसमें फंसा हुआ है देश। किशोर जी, बात यह है कि जिस तरीके से खाद्य तेलों का आयात बढ़ रहा है और उस पर भारी विदेशी मुद्रा की बर्बादी में कहूंगा, तो उसको बचाने के लिए और आत्मनिर्भरता आए देश में तिलहन के क्षेत्र में, उसके लिए योजना की जरूरत थी। जिस तरीके से सरकार ने दालों के आयात को कम करने के लिए दलहन का मिशन बनाया था, अब तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजना शुरू की है, इसकी आवश्यकता थी। और एक बात मैं इसके साथ साथ और कहूँगा कि इस बजट में जो कोऑपरेटिव सेक्टर को, सहकारिता को टैक्स की छूट दी है, वो समय की आवश्यकता थी कंपटीशन करने के लिए कारपोरेट के साथ। ये एक अच्छी शुरुआत करी है। देखिए, समय समय पर ये जरूरत है। किसान बराबर एक बात कह रहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की जरूरत है किसान को, लेकिन देश को तिलहन के उत्पादन की भी जरूरत है। तो सरकार ने इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं और धान को भी प्रोटेक्ट किया, किसानों को खरीदी बढ़ाने के लिए प्रावधान किया और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रावधान किया। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑर्गेनिक को बढ़ावा देने की शुरुआत की है सरकार ने, ये निर्यात में भागीदारी बढ़ेगी देश की। पूरी दुनिया के बाजार को अगर हम देखें तो 15 से 20% प्रतिवर्ष जो है ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है। तो उसमें सरकार ने जो 2 साल पहले शुरू किया था कि निर्यात को हमें डबल करने की योजना है, उसको बढ़ावा देने के लिए खासतौर से गंगा के क्षेत्र में शुरुआत की है। और ऑर्गेनिक करने का उद्देश्य यही है कि वो स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक है, निर्यात के लिए उसकी डिमांड है और उसमें लागत कम आती है। किसान को सरकार का उद्देश्य यह है कि उत्पादन लागत कम हो, उत्पादकता बढ़े, तभी वो आर्थिक रूप से समृद्धशाली जो है कृषि होगी। कृषि को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए ही सरकार ऑर्गेनिक पे जोर जो दे रही है और उसको बढ़ावा शुरू किया है। जो हमने केमिकल साइंस मॉडल अडॉप्ट किया था वो समय की मजबूरी थी, लेकिन आज दुनिया के बाजार के साथ चलना है तो आपको अपने हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उसी रास्ते पर चलना होगा। तो सरकार ने एक बड़ी शुरुआत की है ऑर्गेनिक कृषि की। चलिए रुक करते हैं, फिर अब हम एक एक सेंटर से देखते हैं क्या क्या वहां पर रिएक्शन आ रहे हैं। अभी शुरुआती जो हमने रिएक्शन देखा वो ये कि सीधा
नहीं मिला, कुछ जो इनकम टैक्स स्लैब में जैसे नहीं मिला। एक तो सबसे छोटा भाषण था अभी तक का ये निर्मला सीतारामन का, जो हमने इनकम टैक्स की बात, हाँ इनकम टैक्स की बात है, और वो ओवरऑल भाषण में भी वो लगभग 1.5 घंटे का भाषण था, जो पिछली बार इससे काफी लंबा था, तो इसलिए लोगों को उम्मीद थी शायद अभी और कुछ आएगा और कुछ आएगा, और वो भाषण खत्म हुआ और लोगों को लगा कि सीधा हमें कुछ नहीं मिला है। तो जो पहली प्रतिक्रिया हमने देखी वो लोगों की यही थी कि भाई सीधा तो कुछ नहीं मिला, अब जो मोटी बात कि निवेश सरकार करेगी, उससे आय बढ़ेगी, उससे आगे चलकर अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, वो अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी, वो तो अभी आगे की बात है। मनोज के पास चलते हैं, भोपाल। मनोज, भोपाल से क्या प्रतिक्रिया? किशोर, ये जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो जो सीधे जनता से जुड़े होते हैं, तो जयश्री जो है वो बड़े ध्यान से बजट लगातार देख रही थी। जयश्री, क्या मिला बजट में आपको? सर, हमें तो टैक्सेस में राहत चाहिए थी, बट हमें बजट में टैक्सेस में कुछ भी राहत नहीं मिली है, तो हमें उस चीज़ की बहुत निराशा है। और महिलाओं के लिए भी हमने सोचा था कि कुछ आएगा बजट में, बट उनके लिए भी कुछ नहीं आया है। ये तो डायरेक्ट टैक्स समझते हैं आप, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है किशोर, अनुपम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मतलब सरकार कह रही है कि आगे चल के अर्थव्यवस्था जब पटरी तेज दौड़ेगी तो जाहिर तौर पर लोगों को फायदा होगा। लोगों को फायदा होना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्सेशन जीएसटी का कलेक्शन अभी रिकॉर्ड हाई हुआ है सिंस इंसेप्शन, तो जो कैपिटल या फिर जो कलेक्शन आना है वो तो आ रहा है, बट उसका पास ऑन जनता को, जो कि इन्फ्लेशन और महंगाई से इतना ज़्यादा त्रस्त है, उसके लिए कोई एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं दिखाई दी इस बजट में। अभी बजट में आपको जैसे जो इन्होंने टैक्सेस की बात की, लेकिन सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स, कई ऐसे टैक्स कम भी किए हैं। वो कोऑपरेटिव टैक्सेस में किए हैं, बट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन कम करने से उसका पास ऑन जनता के पास जा रहा है, वो एक चेक करने वाली बात है, क्योंकि काफ़ी इंसेंटिवाइज किया गया है पहले भी, काफ़ी सपोर्ट इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की गई है, एमएसएमईज को सपोर्ट किया है, माइक्रो इकोनॉमी को एनहांस करने के लिए बहुत सपोर्ट किया है, रॉ मटेरियल प्राइजेस को कम करने का कहीं पे मेरे को इसमें दिखाई नहीं देता इस बजट में। अगर रॉ मटेरियल की प्राइजेस कम होंगी तो ही जाके इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट कम होगा। जी शकील, हम आपसे पूछना चाहेंगे, बजट में जब आप पूरा बजट देख मनोज रोक रहा हूं आपको, राज्यवर्धन राठौड़ कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। एक मुर्दा शब्द जानते हैं ना, मुर्दा बजट है, मुर्दा। इसमें कोई नया नहीं है, केवल लक्ष्यदार बातें हैं। लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं, गरीब, मजदूर, किसान, सब लोग की कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला, किसी के लिए कुछ नहीं है इसमें। इसे एकदम निर्जीव बजट है और ये केवल लक्ष्यदार बातें हैं, इससे देश का भला नहीं होने वाला। इसमें किसानों की बात की गई है। आपकी जगह इससे पहले राज्यवर्धन राठौड़ बोल रहे थे, उनको हम सुनना चाह रहे थे। खैर, सांसद निकल के आ रहे हैं, विपक्ष के सांसदों का आरोप कि भाई इसमें कुछ खास ठोस नहीं है। जो मोटी बात इस बजट में देखने को मिल रही है, जो सरकार की कोशिश ये कि अभी जिस कोरोना काल से हम निकले हैं, उसके बाद निवेश की देश में बहुत जरूरत है, और निवेश सरकारी स्तर पर बहुत जोर शोर से किया जाएगा, जिससे निजी क्षेत्र भी प्रोत्साहित हो निवेश करने को, और निवेश करने से जो अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र हैं उनमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उनमें आय के अवसर बढ़ेंगे। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश किया जाएगा, कारखाने बनाए जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, मशीनरी खरीदी जाएगी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया गया है, बजाय सीधा टैक्स में राहत या बाकी सीधी जो जेब में पैसा आता है उस तरह के बजट को, उस तरह का बजट नहीं है ये। तो इसलिए ये थोड़ा सा मैक्रो लेवल पर समझने की जरूरत शायद। फिर चलते हैं हम सबीना के पास, जो उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं किसानों के साथ। सबीना, किसान भी जो सीधा जो उम्मीद कर रहे थे वो चीज़ नहीं मिली है, लेकिन कृषि क्षेत्र की जो कुछ बातें जैसे कृष्णवीर चौधरी जी ने बताई, वो उनको समझ में आ रही हैं। किशोर, देखिए, जैसे ही बजट की शुरुआत हुई हर कोई देखने लग गया बजट को अपने घर के टीवी पर, कुछ लोग अपने मोबाइल से, क्योंकि अब हर किसी के हाथ में मोबाइल है, वो इंतज़ार कर रहे थे कुछ सीधा शब्दों के ज़रिए उनको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। हालांकि हमने समझाने की कोशिश यहाँ पर की है कि किस तरह से जो MSP का पैसा यहाँ पर बढ़ा है। ड्रोन, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके लिए समझना मुश्किल है कि ड्रोन से कृषि आखिर किस तरह से चलेगी, उन्हें यहाँ पर कुछ बातें उनसे हमने सीखी, कुछ हमने उनसे सीखी। हालांकि दोपहर का वक्त है, काफ़ी
सारे लोग अपने काम पर जा चुके हैं, फिर भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं दोनों पक्षों से ही। आपसे यहाँ पर बाबा समझेंगे, एमएसपी के तहत जो सीधा पैसा यहाँ पर 2,37,000 करोड़ तक देने की बात सीधे ट्रांसफर की जा रही है, आपको लगता है बजट में ये सबसे बड़ी और अच्छी बात रही? देखो जी, जब खाते में आ जाएगा, सीधा हमारे हाथ में मिलेगा, तब मानोगे कि अच्छा है। घोषणा तो कोई भी कर देता, हवाई भी हो जाती है घोषणा, लेकिन धरातल पे आवे तब मानोगे कि बजट अच्छा है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात कही है कि जब धरातल पर उतरेगा तब वो मानेंगे कि हाँ वाकई ये बात अच्छी है। हालांकि खुश है ये बड़ी रकम से। क्या आप कहेंगे यहाँ पर जो स्टार्टअप की बात यहाँ पर कही गई है नाबार्ड से फंडिंग की, वो अच्छा फैसला रहा? देखिए, वो फैसला तो अच्छा है, लेकिन अभी बजट में एक फैसला हो रहा है तो ऑर्गेनिक खेती का। ऑर्गेनिक खेती बिल्कुल सही। ऑर्गेनिक खेती और केमिकल खेती दो तरह की खेती होती है। ऑर्गेनिक खेती में बहुत ज्यादा लागत आती है मुकाबले कीटनाशक वाली खेती के। तो क्या सरकार ने बजट पेश कराया, क्या उसी हिसाब से ऑर्गेनिक खेती की कीमत दे पाएगी सरकार? कुछ सवाल यहाँ पर है, हालांकि उन सवालों के जवाब भी जरूर मिलेंगे। किस तरह से किसानों के लिए इस बजट को आप देख रहे हैं? ये सभी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया बजट पेश किया है। इसमें किसानों को सबीना, रोक रहा हूं मैं आपको। राज्यवर्धन राठौड़ को फिर सुनते हैं हम। देखिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को और निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं, मैं देश को बधाई देता हूं। इस हालात में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, उस समय सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी अगर किसी देश की है तो वो भारत की है। और उस ग्रोइंग इकोनॉमी को और आगे मजबूती से ग्रो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 35% का इजाफा हुआ है, इंक्रीज ऑफ 35% इन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इंफ्रास्ट्रक्चर से तो हम हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। आप देखिए, जो और अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होगी, हर तरफ खुशहाली आएगी, विकास आएगी। इट इज अ वेरी गुड बजट फॉर अ कॉमन पर्सन। और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो गरीब है, जो युवा है, जो महिला है, उनको मजबूती के लिए बजट है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दूसरी तरफ कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत को भी इसमें खास तौर जो ये 35% इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वही हम लगातार बात कर रहे हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात है। रजत, ये वही उसी का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल उसी का। देखिए, देश की जो प्राथमिकताएं हैं आज, वो सबसे बड़ी अगर बात उठेगी तो सब बोलेंगे कि रोजगार चाहिए सबको। अब भारत सरकार ने अगर उस बात को समझा भी है कि हाँ सच में अगर रोजगार जनरेट करने तो उसका तरीका यही है। मतलब एक तो रोजगार है कि भाई सरकारी नौकरियां दे दो, वो तो सीमाएं हैं उसकी देने हाँ, की, मतलब लेकिन अगर इतने बड़े स्केल पे अगर जॉब्स देनी है देश को, तो उसका अगर तरीका है तो यही एकमात्र तरीका है कि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करें, साथ में आप सिग्नलिंग करें ताकि प्राइवेट सेक्टर भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आए, स्किलिंग हो हमारे युवाओं की और युवाओं को नौकरी लगे। यही तरीका है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.5 लाख करोड़ रुपए, 35% पिछले साल से बढ़ाकर। ये मोटी बात आप ये समझनी पड़ेगी लोगों को कि ये रोजगार इससे कैसे बढ़ेगा। तो क्या क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में? देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके हाईवे से लेके, रोड से लेके, उसमें भी जो जल जीवन स्कीम है उसमें भी घर घर पाइपलाइन बिछ रही हैं, ये सब कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ये थोड़ा सोशल ओरिएंटेड ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप मशीनरी और इंडस्ट्री के हिसाब से सोचें तो अलग अलग PSUs हैं भारत सरकार की, जिनमें भी मतलब मशीनरी खरीदना, प्लांट लगाना, जी, प्लांट बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बिल्कुल, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सब कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये सारी चीजें आती हैं इसी कैटेगरी के अंदर। ये एक हेडलाइन नंबर होता है जिससे कि ये इंडिकेशन होता है कि देश की ग्रोथ स्टोरी में कितना हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स का है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का है। फिर दूसरा हिस्सा होता है जैसे कंजम्पशन का, जो कि रेवेन्यू बेस्ड एक्सपेंडिचर से निर्धारित होता है, और बाकी जी का जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है वो अलग माना जाता है। कुल मिला के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले भी हम लोग सुबह बात कर रहे थे कि एक अपेक्षाओं का एक बबल तो जरूर है, लेकिन उस बबल को हम लोगों ने पहले ही सुबह भी कोशिश की थी कि उसको धरातल पे लाए और बताएं कि कितनी संभावना है भारत सरकार के पास करने की। और भारत सरकार ने शायद इसके बारे में ठोस तरीके से सोचा है कि कैसे देश को परमानेंटली ये कोविड की नेगेटिविटी के माहौल से बाहर निकाला जाए, और बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक बजट भी बनाया है। जैसे कि एक टिपिकल एक स्टार्टअप होता है, एक वेंचर कैपिटल के सामने जाता है और अपने ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात करता है। तो मुझे लगता है कि आज निर्मला जी ने, हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने, एक देश की, एक युवा देश की एक स्टार्टअप पिच रखी है, और ये सिर्फ भारत की जनता के सामने ही नहीं बल्कि विश्व पटल पे रखी है कि अगर हम विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है तो हमारे सामने जो प्राथमिकताएं हैं, हमारे सामने उस प्राथमिकताओं को अचीव करने की जो स्ट्रैटेजी है
वो क्या होनी चाहिए। इन सब के ऊपर एक बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक बजट है। 5G का रोल आउट होने वाला है। अपने आप में कई नौकरियां 5G के डोमेन से निकलेंगी, जो कि 2022-23 में उसकी नीलामी होगी उसके स्पेक्ट्रम की। आप देखेंगे कि जितना क्रांति अभी तक 4G 3G के टेलीकॉम सेक्टर से हुई, वो कई गुना बढ़ जाएगी। 5G के आते ही डिजिटल इंडिया को बहुत बड़ी पुश मिलने वाली है। और मुझे ये भी लगता है कि ऑल इन ऑल जितनी भी बातें की गई, बड़ा एक डिजिटल तरह का बजट है ये। आप क्रिप्टो करेंसीज को लें, डिजिटल रुपीस को लीजिए, 5G को लीजिए, स्टार्टअप्स को जिस तरह से इंसेंटिव देने की बात की गई, बड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड बजट को रखा गया है। तो इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, क्रिप्टो करेंसी पे कमाई पर 30% टैक्स, ये सब बातें तो सीधा नजर आती हैं। टैक्स रिटर्न में 2 साल तक बदलाव कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात जो मैं फिर कहूंगा कि ग्राफिक्स में भी आनी चाहिए, बड़ी बात यह कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जो है वो सरकार अपने स्तर पर बढ़ाएगी, जिससे नौकरियां बढ़ें और सबकी आय बढ़े। वो बढ़कर उसमें 35% से ज्यादा की बढ़ोतरी बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए होने जा रहा है। वो बड़ी बात है इस बजट की। शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। मध्य प्रदेश को तो बड़ी सौगात मिली है। नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत कैन और बेतवा को जोड़ने पर 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि खर्च की जाएगी। बुंदेलखंड बदल जाएगा हमारा। यह किसानों की आय दुगना करने का बजट है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा है, हाईटेक बना के कैसे टेक्नोलॉजी का लाभ किसान को मिले, इसका मार्ग प्रशस्त किया गया है। प्राकृतिक खेती लोगों के स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाएगी और धरती का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। यह आम आदमी का बजट है, जिसमें गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है। इस बजट में नई शिक्षा नीति को जमीन पर लागू करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है और कोविड काल के बाद देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। ये महिला सशक्तिकरण का, युवाओं को रोजगार देने का, गरीब और किसान के कल्याण का और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है, जिसमें देश की सुरक्षा के लिए रक्षा बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। 25% बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री जी आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, उसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। सोसाइटी जी एक पॉइंट गलत है। ये कॉर्पोरेट टैक्स का बदलाव जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स का बदलाव नहीं है, वो कॉर्पोरेट बेनिफिट है। उनको सरचार्ज में रिडक्शन दी गई है, 12% की बजाय 7% कर दिया गया है। जी। अगर जिनकी इनकम 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में है तो उनका सरचार्ज 7% लगेगा, डिस्पाइट जो पहले 12% लगता था। ये एक बेनिफिट दिया गया इस पर। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे पहले 18.5% टैक्स लग रहा था, जो अब 15% लगेगा, क्योंकि कंपनीज को 50% मिनिमम था, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी 15% टैक्स लगेगा। चलिए रवि ठाकुर के पास चलते हैं, लुधियाना। रवि, वहां क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, हमारे साथ तमाम लुधियाना के इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में सीए भी मौजूद हैं। 1.5 घंटे तक इन्होंने बजट देखा है, ध्यान से एक एक पॉइंट नोट किया है। आपकी इंडस्ट्री ऑटो कंपोनेंट, एग्रीकल्चर मशीनरी की है, तो आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? ये देखो, इस बजट को हम एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड बजट कहेंगे, क्योंकि पहली बार मैंने देखा किसी सरकार ने 25 साल के ब्लूप्रिंट की बात की है। नॉर्मली इलेक्शन को देखते हुए शॉर्ट टर्म बजट दिए जाते हैं,
तो इट इज़ ए गुड स्टेप टुवर्ड्स ए स्टेबल इकोनॉमी एंड टुवर्ड ए लॉन्ग टर्म पॉलिसी। इंडस्ट्री हमेशा ये डिमांड करती रही है कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो रोज़ रोज़ चेंज नहीं होनी चाहिए, ताकि जो भी इन्वेस्टर आता है उसको इससे बड़ी दिक्कत होती है। ये एक अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा जो एक सोलर इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम दी गई है, ख़ास तौर पे सोलर पैनल्स के लिए, और सोलर पैनल अभी सारे इंपोर्ट होते हैं। इसका आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर बिजली के दाम कम करने हैं तो हमारे पास एक ही एवेन्यू अवेलेबल है, दैट इज़ सोलर पावर। अगर सोलर पैनल्स इंडिया में बनने लग जाएंगे तो सोलर पावर की कॉस्ट, क्योंकि उसमें कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, सोलर पैनल की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा पॉइंट सरकार ने दिया है कि जो MSP है पैडी और वीट पे, उसके लिए 2.7 लाख करोड़ दिया गया है। उससे क्या है कि अभी जो हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ट्रैक्टर इंडस्ट्री आप क्योंकि में बूस्ट आएगा। आप क्योंकि CA हैं, इनकम टैक्स को लेकर लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी, फिलहाल कोई चेंज नहीं है, उसमें बदलाव नहीं है। सर, इनकम टैक्स के लिए अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल्स की एक्सपेक्टेशंस थी कि इस बार इस आपको रोक रहा हूं हो मैं। जाएगी। राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसान नेता राकेश टिकैत जी। राकेश जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। राकेश जी, बजट में जो बात की गई है उसको आप कैसे देखते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया इस बजट को देखकर? देखो, बजट में ये कहा कि हम डिजिटल इससे जोड़ेंगे इसको, एग्रीकल्चर को। जी, हम तो कई साल से कह रहे कि डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ना चाहिए, लेकिन जुड़ेगा नहीं। क्यों? हमने कहा कि गन्ना किसान को सबसे पहले जोड़ दो, कल से ही जोड़ दो। रोज गन्ना डालता है, 11 महीने में भुगतान होता है। पिछले साल का भुगतान अभी तक हो रहा है, इसको जोड़ना चाहिए। MSP की भी ये बात करी कि हम खरीद ज्यादा करेंगे। जी। जब तक MSP पे गारंटी कानून नहीं आएगा, इसका सीधा लाभ किसान को नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्जी तरीके से खरीद होती है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, सस्ते में किसानों की फसलें खरीदते हैं, MSP पे फसलों को बेचते हैं। अधिकारी, यहाँ के व्यापारी और नेता, जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता होते हैं, वे इसमें मिले हुए हैं ज्यादातर। आप इसकी जांच कर लेना चाहिए। MSP गारंटी कानून देश में आ जाएगा तो कुछ लाभ किसान को हो जाएगा। और ये जो 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हम डायरेक्ट बेनिफिट किसान को देंगे, ये बजट में वो करा है, ये अलग अलग मद का ये दिखाएंगे। अब ये कर्जे में दिखा सकते हैं इसको जो नदी जोड़ने का प्रोग्राम है उसमें दिखा सकते हैं। कुछ ये इसमें दिखाएंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करेंगे, उसके लिए दिखाएंगे। वो NGO को पैसा जाएगा। वो अधिकारियों ने जो NGO बना रखे हैं, जो सरकार के लोगों ने आप कह रहे हैं ये जो 2 लाख करोड़ रुपए आवंटन की बात है वो किसानों को जाएगा ही नहीं, वो अलग अलग बस कागजों में चला जाएगा। ये अलग अलग मद में जाएगा। भाई, हम तो फसलों की कीमतें कह रहे हैं कि आप फसलों की कीमतें दे दो। आप सोलार में सब्सिडी दे सकते हो, तो उससे जो हमारे नेचुरल एनर्जी है आप उसमें दे सकते हो। उसमें आप कितना दे रहे? उसमें तो 18,000 करोड़ रुपए का दिया है, और वो भी कंपनी को दिया है। नहीं, उसमें छूट की बात नहीं करी गई। नहीं राकेश जी, हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी जी हैं, उनका मानना ऐसा नहीं है। कृष्णवीर जी, MSP का जो है ये पैसा सीधे किसानों के खाते में जाएगा और वो ईमानदारी के साथ जाएगा। एक मेरा इसमें ये भी है खरीद एजेंसी से कि किसानों की खतौनी के आधार पर हर किसान का रजिस्ट्रेशन जैसे कराती है सरकार, उसी खतौनी वाले किसान के खाते में पैसे जाए। तो ये जो राकेश का कहना है कि बीच के दलाल जो करते हैं, जो धंधा करते हैं, उनको तभी बाहर निकाला जा सकता है। इन दलालों ने ही तो लूटा है, तो सरकार इन दलालों को बाहर करने का जो प्रयास कर रही है वो एक अच्छी शुरुआत है। और देखो, जो खरीद में पैसा जब सरकार ज्यादा देगी किसानों को, तो उससे का फायदा सीधे किसानों को मिलेगा। और ये बात सही है राकेश की कि भाई इस पे सरकार को कुछ ऐसी इंतजाम कानूनी प्रावधान करें जिससे उससे कम पे बिक्री ना हो।
अब इस पे सरकार कमेटी बनाएगी, वो एक अलग मुद्दा है। और ये बात भी मैं मानता हूं कि गन्ने का भुगतान जो है सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि अगर 14 दिन में नहीं होता तो उसको ब्याज की व्यवस्था प्रदेश सरकारों को करनी चाहिए। जी राकेश जी, वोट देखो, डिजिटल से उसको जोड़ दो। हम बार बार कह रहे हैं कि गन्ना उधार में क्यों? चीनी बनाने के लिए उसमें हर चीज लगती है, उसमें अधिकारी आते हैं, वो सैलरी पाते हैं, हर महीने लेते हैं, उसमें केमिकल आएगा, बिजली आएगी, सब चीज आएगी, सब बाजार भाव पाते हैं। गन्ना ही उधार में क्यों? गन्ने को भी आप भाई दिलवा दो, डिजिटल उससे जुड़वा दो ना आप हमारे गन्ने को भी। नहीं, लेकिन ये जो एमएसपी की बात जो बढ़ा के एमएसपी पर खरीद 2,37,000 करोड़ रुपए की, रामपुर जिले में एमएसपी अकेले रामपुर जिले में 11,000, सुन लो भाई, 11,000 फर्जी किसान बनाए गए। वहां से मोबाइल के कनेक्शन खरीदे गए, सिम खरीद लिए, उन सिम से एक फोन करा, एक सिम 40-50 रुपए का आ जाता है, उससे एक फोन कर दिया, उससे किसान का रजिस्ट्रेशन हो गया, उससे ओटीपी नंबर आ गया, और ओटीपी नंबर आके मोबाइल बंद कर दिया। आप उसकी जांच जरूर कर लेना। 11,000 फर्जी किसान अकेले रामपुर में बनाए, उन्हीं पे ही उनकी फसलें बिकी, बाहर से जाके फसलें बेची, बिहार तक का धान रामपुर में बिका। जो मंसूरी धान होता है रामपुर में 1 किलो धान पैदा नहीं होता, लेकिन खरीद मंसूरी धान की रामपुर में हुई, उसकी जांच हुई, जांच में वे दोषी पाए गए, दोष किसी पर सिद्ध ना होके वैसे कैसे ही फाइल दबा दी। नहीं, लेकिन टिकैत साहब तो यही फर्जीवाड़ा पूरे देश भर में एमएसपी पे होता है। नहीं, जो लेकिन एमएसपी पे खरीद अगर बढ़ेगी, एमएसपी पे खरीद अगर बढ़ेगी, अगर उसका आवंटन बढ़ेगा तो वो फायदा तो होगा ना किसान को। मतलब फिर बात नहीं मान रहे, मैं समझावे कौन, ये बता दो। अरे नहीं, अगर आप मुझे बताइए 2 लाख से अगर वो बोल रहे हैं किताब में तो कायदे से पढ़ाना पड़ेगा। सुन लो एक बात, नहीं आप कह रहे हो कि आप कह रहे हो, नहीं आप मेरी बात सुनिए, आपकी पूरी बात सुनी। कहा कि भारत सरकार पैसा देती है जी, सुन लो, भारत सरकार पैसा देती है जी, उस पर सस्ते में खरीद करते हैं ये व्यापारी। ठीक, एक व्यापारी 40-40 हजार क्विंटल बेचता है और किसान 40 क्विंटल नहीं बेच पाता। हमने रामपुर जिले का डाटा दिया आपको, 11,000 फर्जी किसान बनाए गए, एक फोन कॉल करा, फर्जी सिम खरीदे, उनसे एक फोन किया, उस फोन पे ही ओटीपी नंबर आएगा लखनऊ से और किसान का रजिस्ट्रेशन हो गया, उस पर धान खरीद कर बेच दिया। धान वहां पैदा नहीं होया, धान पैदा हुआ है बिहार में, नहीं तो वही तो रुपए में नहीं रामपुर में बेचा। आपकी बात समझी नहीं टिकैत साहब, आपकी बात समझी, पैदा नहीं होता और यहाँ पे बेचा और उसका पैसा सरकार ने पैसा दिया, सरकार ने तो पूरा बजट का पैसा दे दिया उसको और सरकार का डाटा भी फिल होगा कि इतने की खरीद करी, लेकिन वो पैसा किसान पर नहीं गया, वो पैसा व्यापारी पे गया। ठीक, नहीं आपकी बात ये करीब अब इसमें करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया व्यापारी पे सस्ती फसल खरीद कर जाता है। इसमें डिजिटाइजेशन होगी तो फायदा तब तो मसला हल होगा। डिजिटाइजेशन होगी तब तो मसला हल होगा। हाँ, मसला हल हो जाएगा। अगर एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा तो उसका बहुत फायदा किसानों को होगा। उसका वो गारंटी कानून तो जैसे कृष्णमीर जी ने भी कहा ना कि वो तो कमेटी है, वो तो बातचीत चल ही रही है, वो तो बातचीत चल रही है। अभी हम जी कृष्णमीर जी बोलिए। लैंड का सरकार ने इस बजट में जो भूमि का पूरा डिजिटलाइजेशन का रिकॉर्ड रखा है, उससे जो फर्जीवाड़ा है ये तभी दूर होगा जब हर किसान के हर खेत का डिजिटलाइजेशन रिकॉर्ड होगा, उसकी पासबुक एक बन जाएगी। तो ये जो फर्जीवाड़ा है इसको खत्म करने के लिए लैंड रिकॉर्ड का पूरा किसानों का पक्का डिजिटलाइजेशन होगा।
ये सही बात है कि व्यापारी बिहार से खरीद के पंजाब में ले जाके लूट रहे थे। ये कोई गलत बात नहीं है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है एमएसपी के नाम पर, और सबसे ज्यादा पंजाब में हो रहा था और हजारों करोड़ का घोटाला वहां के जो कमीशन एजेंट थे वो कर रहे थे। अब डिजिटलाइजेशन होगा, पक्का रिकॉर्ड होगा, किसान की जो पासबुक है तभी खरीद होगी, नहीं तो नहीं होगी ऐसे फर्जीवाड़े से। तभी सुधार होगा डिजिटलाइजेशन से, जो सरकार ने इस बजट में किया है। ये जो काला धंधा हो रहा था किसानों के नाम पर, वो दूर हो जाएगा। चलिए, राकेश टिकैत जी से शायद संपर्क भी हमारा टूट गया, लेकिन बात यह कि वो गारंटी कानून, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, वो एक अलग मसला है। बजट का मसला था कि एमएसपी के लिए आवंटन कितना है, वो आवंटन बढ़ाया गया है, और वो आवंटन इसी उद्देश्य से बढ़ाया गया है कि किसानों को और एमएसपी पे खरीद हो सके। उसमें जो त्रुटियां हैं या उनको उसमें जो धांधली होती है, अगर होती है, तो वो एक मसला है जो शायद डिजिटाइजेशन से बदल सकता है। रजत जी, ये एमएसपी का एलोकेशन ही बढ़ाना वो दिखाता है सरकार का कि एक जो बात की थी कि भाई एमएसपी पे खरीद होगी, वो उस दिशा में तो सरकार अभी भी कायम है। देखिए, बार बार इसी चीज़ की बात होती है कि कानून बने, और ये शायद इस विषय को कई बार चर्चा में भी आया है कि अगर आप कानून बना के फिक्स कर देंगे एमएसपी तो उसमें भी समस्या है। तो आप लिखेंगे क्या कानून में कि एमएसपी करेंगे बट किस प्राइस पे? अगर आप जब तक प्राइस ही लॉक इन नहीं करेंगे तो फायदा नहीं, और हर साल दर साल बदलना पड़ेगा उसको। क्योंकि अगर आप पिछला 5-6 सालों को भी देखें, हर बजट में हर बार एमएसपी को बढ़ाया ही गया है। तो और कोई ऐसा स्पीच नहीं है किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर का जिसमें कि एमएसपी के बारे में अच्छे से चर्चा ना की गई हो। तो मुझे लगता है कि एक अनऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है देश के बीच में और सरकार के बीच में कि एमएसपी देना है, साल दर साल एमएसपी की प्रोक्योरमेंट को और बढ़िया करना है और उसकी मात्रा को भी बढ़ाना है। तो मुझे ये लगता है कि ये एक जिद वाली बात रहती है जिसमें राकेश जी लगातार जिद पकड़े हुए हैं कि नहीं ये कानून हो। आप खुद ही बता दें कि कानून को कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, और फिर क्या एक्सपेक्टेशन नहीं होगी? वो शायद सवाल इसलिए उठा क्योंकि जब ये कृषि कानून आए और जब वो आंदोलन चला तो ये बात फैली, अब फैलाएगी या जो भी हुआ, लेकिन ये बात फैली कि भाई एमएसपी ही जाने वाला है। इसलिए अब आपको ऐसे आवाजों की बात को प्राथमिकता दी जाएगी जिसका कोई बेसिस नहीं है, जिसका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, जबकि सरकार लगातार इस चीज को बोल रही थी कि एमएसपी को नहीं टच किया जाएगा, और वही हुआ। इस बार भी बजट में डाला गया और अच्छी खासी मात्रा में डाला गया। नहीं, इसमें एक बात और जो उन्होंने बोली वो उस पर ध्यान देना होगा। हालांकि चौधरी साहब ने उसका जवाब दिया कि जो साइफनिंग ऑफ हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, उससे तो सारी प्लान डिमोलिश हो जाएगा। उसको कैसे रोका जाए? एक होता है एलोकेशन, और एलोकेशन सही पहुंचना। यस, ये सिर्फ कृषि क्षेत्र का मसला नहीं है, तो हर क्षेत्र का मसला है। वो सही पहुंचे एलोकेशन, वो तो निहायत जरूरी है। लेकिन इस बात पे अब ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि चाहे कितनी स्कीम बनाते रहो आप, अब वो तो सपने बन के रह जाएंगे, क्योंकि सारा पर्पस ये था कि स्कीम बनाई जाए। अब बजट में चूंकि डायरेक्ट रिलीफ मिला नहीं, ये कहा गया कि भाई हमने प्लान एक्सपेंडिचर बहुत किया है, वो प्लान एक्सपेंडिचर पहुंचे नहीं जहां पर होना चाहिए, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नॉन कैपिटल है, वो पहुंचे नहीं, तो कैसे बात बनेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बजट्स के रिवाइज एस्टिमेट्स आते रहते हैं, आप पिछले साल का भी देख सकते हैं कि कितना एमएसपी का उसमें जो सबसे बड़ी बात थी फर्जीवाड़ा को कैसे रोका जाए। देखिए, पहली बार मुझे ऐसा लगता है, मैं आखिरी छोटी सी बात रखूंगा कि पंजाब में और हरियाणा में पहली बार किसानों को डायरेक्ट एमएसपी उनके अकाउंट में दिया गया। बड़ा हल्ला हुआ उस पे, सारे बिचौलिए जो थे वो चाहते थे कि पहले उनके पास आए, वहां से फिर वो आगे बढ़ाएं पैसों को। यही तो गड़बड़ था। अब सबसे ज्यादा तो डिजिटल ट्रांसफर अगर होता है। एक बहुत बड़ी बात जो अब है वो, अगर डिजिटाइजेशन सक्सेसफुल हो जाती है सारे रिकॉर्ड की, तो जिस तरह से आज मॉनेटरी अकाउंट्स को भी कंट्रोल किया जाता है पासबुक की तरह, तो शायद वो फर्जीवाड़े को रोकने की बात हो सकती है। देखिए किशोर जी, किस तरह की स्कीम लाते हैं कि आज उन लोगों का जिन्होंने झूठ बोला इस देश के किसानों को और ये कहा कि सरकार एमएसपी खत्म करने जा रही है, तो कितना बड़ा किसानों को, भोले भाले किसानों को झूठ बोला ना, इस तरीके से धोखा दिया। सरकार एमएसपी बढ़ा रही है, सरकार ने रबी का बढ़ाया, खरीफ का बढ़ाया, बराबर सरकार उस तरीके से आगे बढ़ रही है कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एमएसपी का पैसा गरीब किसान के पास जाएगा, उससे फिर वो बाजार में आएगा। नहीं, एक ये था कि भाई एमएसपी की घोषणा हो जाती है लेकिन एमएसपी पर खरीद नहीं होती। खरीद होती है। हाँ, अब हो रही है। पिछले साल का खर्चा उठा के दूसरा नहीं, पहले एक पॉइंट ये रखा जाता था, दूसरा ये रखा जाता। अब वो जब हुआ कि भाई वो तो आवंटन ही बढ़ा दिया, तो अब कह रहे हैं कि भाई वो जो होती है उसमें फ्रॉड हो जाता है। तो जो फ्रॉड कर रहे थे वही तो आंदोलन कर रहे थे। फ्रॉड ये हो रहा था कि बिहार में धान की खरीद, बिल्कुल स्पष्ट रूप में आपसे बता रहा हूं, तमाम पंजाब के बिचौलिए पूरी चेन, पूरे ट्रकों का काफिला भर भर के
और वहां से आधे पौने दामों पे खरीद के, और पंजाब में आपूर्ति की जा रही थी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, और क्या कहा जा रहा था कि पंजाब के किसानों का धान है। तो ये जो हो रहा था ये सिर्फ पंजाब में ही हो रहा था ज्यादातर, और हरियाणा में हो रहा था। बाकी देश के किसान भी तो हैं, उनका भी सबका अधिकार। अब जब डायरेक्ट किसानों खाते में पैसे देने के लिए सरकार ने कहा तो पंजाब के लोगों ने इस पे आपत्ति उठाई सबसे ज्यादा। चार वो कह रहे थे ना कि बिहार में तो फिर वो खरीद ही नहीं हो रही एमएसपी पे। नहीं कहा नहीं हो रही खरीद, यही तो खरीद के ला रहे थे। ये जो बाजार खोलने की बात है, हम 30 सालों से सरकारों से निवेदन करते आ रहे। राकेश के पिताजी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत खुद पूरे जीवन भर लड़ते रहे कि भाई इन बिचौलियों से पीछा छुड़ाइए, इन दलालों ने लूट लिया। अब बाजार खुलना इसलिए जरूरी है देखिए, जब कंपटीशन होगा किशोर जी, तो उत्पादन करने वाले को उसका लाभ जरूर मिलता है। चलिए मैं लौटता हूं मोनोपोली इस पॉइंट पर लौटता हूं। नितिन गडकरी जी को सुन लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मुझे बहुत खुशी है कि इसमें नए एडिशनल राष्ट्रीय महामार्ग का घोषणा होगी जो निर्माण होंगे। भारतमाला और सागरमाला 2 प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का अवसर मिला, और अब पर्वतमाला ये जो नया प्रोजेक्ट आया है जिसमें रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे जो हमारे विभाग में है, जिसमें भी हमने हिमाचल प्रदेश के 16 प्रोजेक्ट्स हमारे विचाराधीन है। इसी साल हम 8 प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, और बड़े प्रमाण पर पहाड़ी क्षेत्र में है। इसके कारण ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी, और ये ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन फ्री होगा। और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र में हाइड्रो पावर होती है, कम रेट में इलेक्ट्रिक पावर पर यह जाएगा, और इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण रोजगार निर्माण होंगे, नए भारत का निर्माण होगा। और एक प्रकार से जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होती तब तक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होता। इसी बात को ध्यान में लेकर इसको सर्वोच्च प्राथमिकता वित्त मंत्री जी ने दी है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और आने वाला ये बजट विशेष रूप से ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ हमें लेके जाएगा। हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कैसे बढ़े, एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, और इंपोर्ट कम होते हुए भी एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर में प्रगति और विकास कैसे हो, और समाज में विशेष रूप से जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, गांव गरीब मजदूर किसान हैं, इनकी ग्रोथ कैसे बढ़े, इनका पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े, और व्यवस्था में ये सबके बराबर कैसे आ सके, इसको सोचकर नीतियां बनाई गई है। नितिन गडकरी। चलिए, खैर कृषि की बात की, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की। एक और चीज जिसकी हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर शायद दोबारा उसको एम्फसाइज करने की जरूरत है, वो है क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी को क्या लीगल किया जा रहा है, या क्रिप्टो करेंसी को लीगल एम्बिट में लाने की ये कोशिश है, उस पर टैक्स लगा के? आप कह रहे हैं कि ऐसा मेरा मानना ये है कि 2 बातें आज इंट्रोड्यूस की हैं। पहली बात तो एक सरकार खुद एक डिजिटल रुपये इंट्रोड्यूस कर रही है। तो इसका मतलब एक संकेत सरकार की तरफ से आ गया कि जो भी वर्चुअल करेंसी है वो हम लीगलाइज करेंसी ही इशू कर रहे हैं। वो इट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्चुअल करेंसी, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो वर्चुअल करेंसी है जिसको वर्चुअल डिजिटल असेट बोला जा रहा है बजट के बीच में, अगर उसकी खरीद बेच से किसी को कोई मुनाफा होता है, उस पर सीधा 30% टैक्स लगाने का प्रावधान। इसमें लोगों को मतलब ऐसा देखा गया, पढ़ा गया, सुना गया, अनाप शनाप मुनाफा भी हुआ। बिल्कुल, और उस मुनाफे पे टैक्स लगना ही चाहिए, और उसका पता ही नहीं है कि वो कैसे उस पर टैक्स दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, उसको नंबर 1 में किया जा रहा है, नंबर 2 में किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, बताया जा रहा है, क्योंकि वो लीगल है इलीगल है, तो वो बताया कुछ पता ही नहीं लग रहा। तो इसलिए उतना कम से कम इन्होंने क्लियर कर दिया कि उस पर टैक्स लगेगा। अब वो लीगल है, अब ये स्टेटमेंट अभी हम टैक्स लगेगा तो टैक्स तो उसी चीज पे लगेगा ना जो आपने सरकार ने अलाउ किया है कि हो सकता है। अगर खरीद फरोख्त हो ही नहीं सकती तो टैक्स तो बात की बात है। देखिए, जहां तक टैक्स की बात है, आप इन्फ्रेंस ड्रॉ करके ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जो मैं मानता हूं, टैक्स तो चाहे इनकम लीगल हो या इलीगल हो, दोनों पे देना होता है। अब कोई स्मगलिंग कर रहा है, उससे इनकम कमाता है, तो थोड़ी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स तो लगेगा ही। तो अभी सिर्फ ये कह देना कि इट इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट इट इज लीगलाइज, आई थिंक वी आर टू फास्ट जंपिंग ऑन इट। देखिए, मेरा इसमें थोड़ा सा अलग मत है, और मैं कई सारे जो इसमें थिंक टैंक्स हैं इसमें उनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं एक चीज़ जानता हूँ कि सरकार को जल्दी से प्रीएम्प्टिवली, पॉलिसी नहीं आई है अभी क्रिप्टो करेंसी की, लेकिन उसके पहले भी ये टैक्स की बात लानी पड़ी।
उसका कारण ये था कि कई सारे इन्वेस्टर्स विंडफॉल प्रॉफिट्स लेके हटना चाह रहे थे इंडस्ट्री से कि चलिए अभी हो सकता है आगे बैन हो जाए तो हम लोग टैक्स बचा के फटाफट अपने सारे गेन्स को पॉकेट कर लें, इसलिए। और नहीं, पर अब ये जो टैक्स लगेगा ये तो अब आगे के लिए लगेगा। नहीं, ये अभी आपके पास जो एसेट्स हैं आप उसको लिक्विडेट करेंगे तो तुरंत टैक्स लग जाएगा, सब कैपिटल गेन्स की तरह 30% फ्लैट टैक्स। मतलब अभी अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है जी और आपने बेची बेचने तो आप ये देखा जाएगा आपने कितने में खरीदी थी जी, यस, और कितने में खरीदी थी, कितने में बेची, उतना जो मुनाफा बना के उस पर टैक्स देना पड़ेगा जी, उस पर सीधे 30% अब इसमें एक बात देखने की है, बड़ी अच्छा आपने सवाल उठाया कि जो पुराने ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए, मान लीजिए मैंने खरीदी थी, बेची थी, बैंक में पैसा जमा हो गया, बात खत्म हो गई, क्या उसको भी कवर किया है? यानी कि क्या ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाए हैं? वो अभी हम प्रिंट पढ़ते हैं, मुझे लगता नहीं है कि रेट्रोस्पेक्टिवली करेंगे, बट क्योंकि जब देश की पॉलिसी ही नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन इस टाइम बड़ा मतलब वैसा है जिसको हम नहीं प्रिज्यूम कर सकते, क्योंकि जितने भी कानून लाए हैं इनकम टैक्स को लेकर, चाहे वो बेनामी का ले लीजिए आप देखिए ना कि उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाए हैं। देखिए, बेनामी से आप कंपैरिजन करेंगे वो अपने आप में गलत कंपैरिजन है। ले लीजिए, कितने भी ले लीजिए, क्योंकि सरकार तो कई बार बोल चुकी है अगर टैक्स आपका बच गया है, गलती से आपने बचाया है, चोरी की है, तो हम कितना भी पीछे जाके उसको रिकवर कर सकते हैं। ये सरकार का बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है और हम सबको सुन लेना चाहिए। लेकिन युवाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जिनको डर लग रहा था कि क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या है, मुझे एक तगड़ी रे ऑफ होप दिख रही है यहां से कि सरकार इस पे टैक्सेशन को कंटिन्यू करेगी और साथ में एक अच्छी प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी भी लेकर आएगी, जो कि जिसका ड्राफ्टिंग हो चुकी है उसको टेबल किया जाएगा। शायद वो एक आपकी बात अलग है कि जब पॉलिसी लेके आएगी तो उसमें क्या प्रोविजंस हैं, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या रेगुलेशन मैकेनिज्म है, उसको पढ़ के ही हमें नतीजे पे पहुंचना चाहिए कि कितना लीगल है और कितना नहीं है। ये अच्छा, अब ये डिजिटल रुपया क्या है फिर? देखिए, डिजिटल रुपया मैं आपको बताता हूं, इसमें वैसे अकाउंट में पड़ा है वो भी डिजिटली आप बोल सकते हैं। तो अंतर क्या है? देखिए, अंतर यह है कि अभी तक जिस तरह से पूरी मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से छापे जाते हैं नोट, कितना कैश मार्केट में है उसको मेजर किया जाता है, मुद्रास्फीति की दरें मेजर की जाती हैं कि कितना फ्लो है, कितनी वेलोसिटी, ये सब बड़े ये कोर कंसेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के, जिसके ऊपर पूरा अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट खड़ा हुआ है। इस सब्जेक्ट को जो फाउंडेशंस जहां मिली है कि भाई नोट आप छापते हैं, नोट छपाई से के ही बेसिस पे आपके आगे की गणित बैठती है, ये सब फंडामेंटल चेंज हो रहा है। फंडामेंटल ऐसे चेंज हो रहा है जब ब्लॉकचेन पर बनाई जाएगी तो हर एक करेंसी जो बनाई जा रही है उसको फिजिकली छापा नहीं जाएगा, लेकिन उसके साथ एक यूनिक प्राइवेट की एक बनाई जाएगी जिसका महत्व एक लीगल टेंडर जितना ही होगा। अब होगा क्या कि आपकी जो आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, शायद महीने में एक बार बैठती है और ये देखती है कि चलिए कितना पैसा जा रहा है, रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, आगे पैसे का फ्लो बढ़ाना है कि कम करना है, इस सब का डिसीजन महीने में एक बार होता है। जब ये सब क्रिप्टो में आ जाएगा, क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा और डिजिटल रुपी होगा, तो आपको रियल टाइम मालूम चल जाएगा। आपको रियल टाइम मालूम है कि पैसे का फ्लो कितना है, कितना नहीं, क्रेडिट नीचे तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। उसमें आपको महीने में एक बार अर्थशास्त्री बैठ के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन ले रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप रियल टाइम एसेस कर सकते हैं क्या टेंडिंग है इन्फ्लेशन की तरफ कि नहीं। आपके जो डिसीजन मेकिंग है फाइनेंस मिनिस्ट्री के और आरबीआई के, इन सब के बहुत रियल टाइम डिसीजन मेकिंग हो जाएंगे, जो मूलभूत अर्थशास्त्र को जिस तरह से हम समझते हैं अभी तक, उन सब में भी बदलाव आएगा, बहुत कुछ बदलेगा। आम भाषा में मैं बताऊं तो डिजिटल रुपी को इस तरह से मैं बात रखने की कोशिश करूंगा कि जो पेपर यूज हो रहा था करेंसी का, या जो मेटल यूज हो रही थी 1 रुपया छापने में, अब वो पेपरलेस और मेटललेस होगा। उसके पीछे का प्रोविजन सेम रहेगा, बैकअप प्रिपरेशन जो होनी है या बैकअप जो स्ट्रेंथ चाहिए वो सब सेम रहेगी, बस पेपर और मेटल की जरूरत नहीं पड़ेगी उस रुपये को लाने के लिए। उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके प्राइवेट की या और जो भी उसमें एल्गोरिथम लगेगा। आम आदमी तो ये सोच रहा है ना कि भाई अब ये डिजिटल, भाई पेटीएम से हम रेडी वाले को पैसे देते हैं, वो डिजिटल रुपया नहीं है क्या? मैं आपको समझा, उसके पीछे जो अंडरलाइंग है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड पैसे हैं वॉल्ट में। हाँ, वो डिजिटल, वो वाला डिजिटल रुपया इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो रुपया है वो बैंक में आपके पास पड़ा है, उसका नंबर जो है ना, वो जो नोटों पे लिखा वही नंबर है उसके पीछे जो बैकिंग कर रहा है उसकी। अब आगे जाके उसके ऊपर प्राइवेट की का बैकिंग होगी, जो कि एक अलग स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर है, अंतर आएगा उसमें। एक बहुत बड़ी चीज जो हम मिस कर रहे हैं, जो उसकी चौधरी साहब ने बात छेड़ी थी, जो मैं बजट स्पीच में सुन रहा था, कि डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, ये एक काफी बड़ा इंपैक्ट ला सकता है जब इसको स्ट्रक्चर किया जाएगा ठीक से। आप देखिए पूरे देश में, अगर आपने वीरप्पा मोइली जी की रिपोर्ट पढ़ी हो 2014 से पहले जब आई थी, जो बेनामी लॉ के ऊपर बनाई थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये बेनामी लॉ एज इट इज लगाया गया तो मोर देन 50% ऑफ इंडिया में बी हेल्ड ट्रीटेड एज बेनामी।
उसके पीछे कारण ये था क्योंकि हमारे यहाँ कस्टमरी प्रैक्टिसेस नहीं है मोर देन 100 ईयर्स से, कि हम लोग असेट अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से, अपने फ्रेंड्स के नाम से, किसी के नाम से भी रख लेते हैं, और एक कल्चर चला आ रहा है। उसमें जरूरी नहीं है उसके पीछे कोई डिजाइन हो, डिजाइन हो भी सकता है। तो अब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अनऑर्गेनाइज होने की वजह से चीजें पकड़ी नहीं जा रही थी। अब एक तीर से दो निशाने होंगे। पहली बात तो वो फर्जीवाड़ा रुकेगा जो हो रहा था, साइफनिंग ऑफ रुकेगी, फ्रॉड रुकेगा। दूसरा, जिन लोगों ने खूब अपार संपत्ति, ये लैंड वैंड, खूब इमोरल प्रॉपर्टी रखी हुई है लेकिन अपने नाम से नहीं रखी हुई, जैसे ये पासपोर्ट सिस्टम आएगा तो ये पकड़ी जाएंगी कि ये प्रॉपर्टी भाई तुम्हारे पास है, उसका तुम्हारे पासपोर्ट में तो नाम नहीं है, पासबुक में तो ये कैसे है तुम्हारे पास। तो बेनामी एसेट्स भी डिक्लेयर करने में बड़ा फायदा उनको, सरकार को होगा, उनको आसानी होगी इसको करने में। वो वैसे ही होगा जैसे अब आधार कार्ड से और पैन से लिंक कर दिए ना अकाउंट, तो किसी भी बैंक में आपका खाता है, कितने पैसा है, वो सब लिंक है। ऐसे ही लैंड का रिकॉर्ड जो है, सीलिंग एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, अल्सरा वगैरह के, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट वगैरह, और जो स्टेट के लैंड रेवेन्यू जो एक्ट्स हैं, वो भी वायलेट होते हैं और पता नहीं लगता कि वायलेट हो रहे हैं, उसका किसी तरह ना नॉन कंप्लायंस होती है। तो अब सब कुछ, सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो सब आपका कनेक्टेड हो जाएगा। पैन से ये रिलेटेड है, उससे आधार रिलेटेड है, आधार से लैंड रिकॉर्ड रिलेटेड, लैंड रिकॉर्ड से आपके इनकम टैक्स, मतलब सब कुछ। तो पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे कदम, ठोस कदम उठाए गए हैं जिससे कि अब हम ये मैसेज ले सकते हैं कि हर चीज सही काम और सही तरीके से करो, स्ट्रीमलाइन करो, नहीं तो कानून के हाथ बहुत लंबे होने वाले हैं। एक एक बार फिर चलते हैं अपने साथियों के पास। ये चुनावी राज्यों में भी और बाकी जगहों में भी दिवाकर हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। दिवाकर, मोटे तौर पर ये कुछ समझ में आ रहा है बजट का, मुंबई में क्या हाल है? जाहिर तौर पर कंफ्यूजन यही है किशोर की, लोगों को सीधे सीधे जो उम्मीद थी वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। मेरे साथ मौजूद भी हैं, लगातार दावे कर रहे थे थोड़ी छूट जरूर मिलेगी, उम्मीद थी कि छूट मिलेगी, कुछ छूट मिली नहीं। बड़ा निराशाजनक बजट रहा सरकार का। बड़ी आशाएं थी, सरकार ने कुछ जेम एंड ज्वेलरी से लेकर डायमंड वालों को अच्छा रियायत दी है, 7.5% से 5% पे आए हैं वो, कुछ अंशतः फायदा हुआ है। और उसके साथ में इमिटेशन ज्वेलरी में उल्टा टैक्स बढ़ा दिया है। मतलब इंपोर्ट ड्यूटी जो मांग रहे थे वो नहीं मिला? नहीं, इंपोर्ट ड्यूटी जो गोल्ड पे थी वो बिल्कुल नहीं मिली, जिसमें सरकार को भी फायदा था, हमको भी फायदा था। नहीं जीएसटी का कुछ फायदा मिला है, नहीं टीसीएस या टीडीएस टैक्सों पे कुछ फायदा मिला है। तो मिला जुलाकर जो ये बजट आया है, ये मैं समझता हूँ शायद हायर क्लास या मिडिल क्लास के लिए ये बजट। आपका क्या कहना है? दिवाकर जी, ये मैं इस बजट के बारे में यदि मैं एक दो शब्द कहूंगा तो ये बजट अभी फिलहाल में जो इलेक्शन आने वाले हैं उस इलेक्शन ओरिएंटेड बजट है। ऐसे देखा जाए तो इलेक्शन वाली जगहों पे ही चल लेते हैं। इलेक्शन का तो सीधा मतलब इससे दिख नहीं रहा है वैसे। अब रवि ठाकुर के पास चलते हैं, लुधियाना। रवि, किशोर, इस वक्त हमारे साथ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, खुद जो किसान हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लोगों से जान लेता हूं कि इस बजट से उनको क्या मिला है, कितने खुश हैं, कितने निराश हैं। बहुत ही ज़्यादा निराशा मिली है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी इंटरेस्ट सबवेंशन को लेके 5% जो इन्होंने हमें अनाउंस किया हुआ था, जो सितंबर में इन्होंने बिना बताए हमसे छीन लिया है। रोड टैप का अभी तक लाइसेंस का कुछ भी नहीं हो रहा है। MEIS के ऊपर जो लाइसेंस हमारे पास पड़े हैं उसका प्रीमियम बहुत डाउन चला गया है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये कुछ ना कुछ ऐसी इंपोर्ट ड्यूटी में उसकी यूटिलाइजेशन अनाउंस करेंगे या GST में उसकी यूटिलाइजेशन, जिसकी हमने CICU की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी भेजी थी। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग से आप जुड़े हुए हैं, तो आप किस तरह से बजट को देख रहे हैं? तो बजट में ऐसा कुछ मिला नहीं कि फूड प्रोसेसिंग में हमें कुछ हेल्प मिल पाए। तो अदरवाइज जो इनकम टैक्स वगैरह का है उसमें भी हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिला नहीं है। बिल्कुल ही साइलेंट रहा गवर्नमेंट की तरफ से, ना स्लैब में कोई चेंजेस किया। एक उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया कि आप कोई चीज़ रह गई है तो अगले साल में कर सकते हो, तो वो एक जरूर है, लेकिन उसमें भी कुछ ज़्यादा फायदा लॉन्ग टर्म में कुछ मिले तो मिले। अदरवाइज ये किसान भी हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। माई सेल्फ रविंदर सैनी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ CICU लुधियाना। मैं एक व्यापारी के साथ साथ किसान भी हूँ, और ये जो आज का बजट है हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए और एग्रीकल्चर लैंड के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। वी आर वेरी हैप्पी जी। क्या है आपको इसको अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? नहीं, अच्छा लगा। इसमें जो योजनाएं आई है किसान के लिए वो काफ़ी बेनिफिट उससे मिलेगा। और जो तो किशोर, ये देख सकते हैं मिला जुला रिस्पॉन्स है। कुछ इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं, कुछ की उम्मीदें आशाएं बहुत है कि चुनावी मौसम है, चुनावी प्रदेश है, तो हो सकता है पंजाब को लेकर ज़्यादा घोषणाएं हो। तो मिला जुला रिस्पॉन्स फिलहाल पंजाब में हमें देखने को मिल रहा है। जी, अब चलते हैं रवि सिंह के पास। रवि, पंजाब को आपने सुना, उधर उत्तराखंड क्या कह रहा है?
देखिए किशोर, तमाम लोग हमारे साथ में हैं और बजट को लेकर ये इनकी क्या राय है, क्या उम्मीदें थी? जी बताइए, बजट को लेकर क्या उम्मीदें थी और बजट जो आया उससे आप संतुष्ट हैं? ऐसा है कि बजट बहुत संतुलित बजट है जो हमने देखा है, और हर बार ये सरकार जो मोदी सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि हर बुजुर्ग को दवाई देने की बात करने वाली सरकार है ये, हर बच्चे को पढ़ाई देने वाली सरकार है ये। टैक्स में राहत नहीं, टैक्स में जो टैक्सेशन है पहले भी राहत थी और आज भी टैक्सेशन को लेकर बहुत अच्छे निर्णय लिए गए संतुलित बजट के तरीके से। आम जनमानस को सोच। आप बताइए। ये जनमानस का बजट है और टैक्स में थोड़ी राहत नहीं है, तो ये कोरोना के करके और जो इसमें काफी सरकार को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत उसमें फर्क रखा है। पर और हार मिला के ये बजट बहुत अच्छा है और जनमानस के लिए हर तरीके से। उम्मीद कर रहे थे इसी तरीके के बजट की? जी, बजट बहुत अच्छा है। स्टार्टअप जो पैक दिया है वो भी बहुत अच्छा है। स्टार्टअप से नए युवक युवती जो इस 2 साल के कोरोना काल में अपने नया काम खोलना चाहते थे लेकिन नहीं खोल पा रहे थे, अब इस कोरोना काल अभी तीसरी लहर जो हम कह रहे हैं, इसकी वजह से जिनके काम रुक गए थे वो अब पूर्ण होंगे और मुझे विश्वास है कि आपने देखा बजट? जी, बजट जो मैंने अभी तक जितना सुना है वो युवाओं के हित में हुआ है, और एक मैंने वो योजना और बजट में देखा है जो हर घर नल का, जो हमारी मंत्री जी ने रखा है हर घर नल का, इसमें एक हैवी बजट दिया गया है कि घर घर नल का लगना है। और जो बजट दिया है इसमें युवाओं के हित में, वैक्सीन की हित में और टैक्स को लेकर थोड़ी सी लोगों के मन में शिकायत जरूर रही, लेकिन कई ऐसे सरकार ने अनाउंसमेंट किए बजट में जिसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना में पिछले 2 साल से दिक्कतें रही हैं, सरकार के सामने चैलेंज रहे हैं, इसलिए सरकार ने जो बेहतर हो सकता था वो बजट पेश किया है। चलिए उत्तराखंड से फिर रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। सबीना मौजूद हैं किसानों के साथ। सबीना, आपने पूरा सुना, लोगों ने सुना, चुनावी राज्य है, यहाँ पर किसानों की जो उम्मीदें थी सीधी तौर पर तो किसान उस तरह से कुछ नहीं है, लेकिन अगर एमएसपी का आवंटन बढ़ाना और वो सब देखा जाए तो वो एक बेनिफिट है। और बाकी बजट में क्या है, वो किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल किशोर, कहते हैं ना कि पहले बजट बोलता है और फिर बजट पेश होने के बाद बजट पर जनता बोलती है। भविष्य के सुनहरे सपने जो बजट के जरिए संजोए जाते हैं, किसान भाई उस पर क्या कहते हैं, ये लगातार हमने बातचीत की। और मैं लखनऊ वाली गांव में मौजूद हूं, जहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा चेहरे मेरे साथ में है वो कृषि क्षेत्र में खासी दिलचस्पी रखते हैं, बहुत बारीकी से इसे समझते हैं। और कैसा लगा आपको इस बार का बजट? उम्मीदों पर खरा उतरा? बिल्कुल मैम, बहुत ही बढ़िया बजट है ये, सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। खासकर जो 5G लॉन्चिंग की जा रही है, जिससे गांव-गांव तक इंटरनेट की पहुंच हो जाएगी। सबीना, रोक रहा हूं आपको, यूपी के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। यूनियन बजट का हम स्वागत करते हैं। समाज के प्रत्येक तबके का, खासतौर पर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक प्रगतिशील बजट प्रस्तुत करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बजट में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, खासतौर पर एमएसपी के लिए, किसानों के उन्नयन और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यह जो किसानों की वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करता है और प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को उन्होंने रखा था, उसे भी पूरा करता है। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, यह भारत के युवाओं को, और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे युवा राज्य भी है, तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को इससे और भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके उन्नयन के लिए मिशन शक्ति के साथ साथ
अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रावधान इस बजट में है जो महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। राज्यों को 50 वर्षों तक बिना ब्याज के ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रावधान, और भी ऐसे प्रावधान हैं। नदियों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र केन बेतवा को जोड़ने के लिए बजट में प्रावधान होना, 400 वंदे भारत ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा, यह आवागमन को और भी आसान करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, कार्गो के निर्माण के लिए और भी अन्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष प्रावधान होना, यह देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। एक सर्वसमावेशी और प्रगतिशील बजट के लिए आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले इस बजट का हम स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश चुनावी राज्य, ये उस तरह का बजट नहीं जिस तरह का ऐसा लोग उम्मीद कर रहे थे कि लोक लुभावन चीजें होंगी चुनावी राज्यों के लिए, कि उत्तर प्रदेश को ये, उत्तराखंड को ये, उस तरह का नहीं। लेकिन बुनियादी ढांचे पे को मजबूत करने पे जोर देने की कोशिश इस बजट में इन आवंटनों के जरिए। बार बार हम इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि आप ये समझिए कि इस बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जोर दिया गया है वो एक बड़ी बात। सिर्फ ये मत देखिए कि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। इनकम टैक्स के स्लैब में अब फिलहाल शायद गुंजाइश नहीं सरकार के पास बदलाव करने की। तो एक क्लोजिंग कमेंट अगले सेक्शन पे जाने से पहले रजत जी आपका। पॉपुलिस्ट बजट की जिनको भी उम्मीदें थी वैसा नहीं हुआ। ग्रोथ बजट को रखा गया है जिसमें देश के भविष्य की नींव डाली जा सके। जो एक अपेक्षा होनी चाहिए विश्व के सबसे बड़े सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था की, एक युवा देश की, इनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनके हिसाब से देश का बजट बने, वैसा बजट आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने दिया है। शिवन जी जो एक्सपेक्टेशन थी मिडिल पर्सन की या कॉमन मैन की, वो नहीं देखी गई है स्लैब रेट्स के बेसिस पे। बट जैसा राहुल जी ने कहा कि लॉन्ग विजन देखा गया है उसमें कि एम्प्लॉयमेंट आगे फर्दर ग्रोथ होगी, ये उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा देखा इस पर। अश्विनी जी, देखो मेरा मानना ये है कि सरकार का संकेत बिल्कुल साफ है पिछले कई सालों से। देखें कि आप टैक्स घटाने की बात मत करो, आप सोचो कि किस तरह से आप अपनी आय बढ़ाकर देश में एक योगदान दे सकते हैं। तो फंडामेंटल्स को कैसे इंप्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाना है, जिससे कि आपके भी आय के साधन बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बने और आप भी अच्छा टैक्स दे सीधे राहत की शायद अभी गुंजाइश नहीं थी। ना सिर्फ टैक्स में सीधे राहत की गुंजाइश थी, ना ही सरकार का संकेत है कि हम कोई टैक्स कम करने वाले हैं। वो तो चाहते हैं आप और देखिए कितना टैक्स दे सकते हैं। टैक्स नेट बढ़ाने की भी बात है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी लाई जाए सिस्टम में। पूरा जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड से अनऑर्गेनाइज है उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, बढ़ाई जाए तो टैक्स अपने आप बढ़े। तो वो और दुरुस्त कर रहे हैं सिस्टम को, सारा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा के, जैसे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को डिजिटाइजेशन करने की बात है। तो सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किया जाए, लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से एक बजट लाने की कोशिश की गई है। 9.2% इस साल की मौजूदा साल की जीडीपी ग्रोथ दर जो है वो भी आके गई है। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इसी पर हमारी कवरेज जारी रहेगी, मेगा कवरेज जारी रहेगी इस बूस्टर बजट पर। बूस्टर जो दिया जा रहा है एक्सपेंडिचर के जरिए, निवेश के जरिए अर्थव्यवस्था में।